ये कहानी है एक आम ऑफिस वर्कर की जो कि अपनी जिंदगी के बोझ के तले दबा होता है, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। जब एक दिन वो सोकर उठता है और अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो दूसरी दुनिया में आ चुका है, एक नोबल के घर में 8वें बेटे के रूप में। लेकिन जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नोबल से ये मतलब नहीं है कि वो सानो शौकत से जिएगा, क्योंकि वो एक गरीब नोबल के घर में आ जाता है जो कि कर्जों के तले दबा होता है, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। ना सपने और ना ही उम्मीद, पर सब कुछ बदल जाता है जब वो मैजिक सीखना शुरू कर देता है और धीरे धीरे सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाता है और लगता है कि उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ये दुनिया इतनी आसान नहीं है। क्या वो अपने सपनों को सच कर पाएगा या फिर उसकी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। एनिमे की शुरुआत में हमें वेंडलिन बेलीमिस्टर के बारे में बताया जाता है, पर हम इसको वेल कहेंगे, जो कि एक मेडिवल फैंटेसी वर्ल्ड में एक वेल्डिंग नोबल है। वेल अपने पावरफुल स्पेल्स का यूज करके लोगों की भलाई करता है। जब वो खेती के काम से ब्रेक लेता है तो अपनी 4 खूबसूरत पत्नियों के साथ रिलैक्स करने के लिए चला जाता है। सब कुछ 10 साल पहले शुरू होता है जब वैन सिर्फ एक आम ऑफिस वर्कर हुआ करता था जापान में। एक थकावट भरी दिन के बाद डिनर करते वक्त वो सो जाता है, लेकिन जब आंखें खुलती है तो वो खुद को एक अल्टरनेट वर्ल्ड में 6 साल के लड़के के रूप में पाता है, जो एक बड़े पार्टी के हॉल में जहाँ पर ढेर सारे मेहमान और स्वादिष्ट खाना है। शुरू में वेल को लग रहा होता है कि वो सिर्फ एक सपना देख रहा है और वो सोच रहा होता है कि अगर वो सो जाएगा तो अपनी बोर और ब्रोक जिंदगी में वापस चला जाएगा। लेकिन एक आदमी उसे जगा देता है और सभी गेस्ट के सामने ले जाता है। वेल को समझ में नहीं आता है कि वो सभी बड़े लोगों के सामने क्या बोले, जो उसकी तरफ बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। तभी उसका बड़ा भाई एरिक वहाँ पर आता है और उसको कवर कर लेता है। एरिक वेल को सभी गेस्ट से शायद छोटे भाई के रूप में इंट्रोड्यूस करवाता है और वो बताता है कि उसका नाम वेल बेलीमिस्टर ऑरवेल है। ऑरवेल को पता चलता है कि वो एक नोबल फैमिली का छोटा बेटा है और पार्टी उसके बड़े भाई कट की शादी की है। वेल खुश था कि वो अपनी नई जिंदगी लग्जरी में बिताएगा, लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली बहुत ही जल्द गरीब होने वाली है और गरीब है भी थोड़ी सी। वो एरिक से कंफर्म करता है और एरिक उसे बताता है कि पार्टी के लिए उन्होंने सालों तक पैसे बचाए थे, लेकिन अब उनका असली गरीब वाला जीवन वापस से आ गया। वेल के लिए एक बहुत ही शॉकिंग बात सामने आती है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता पुल आउट गेम में बहुत ही वीक है और उसके साथ बड़े भाई हैं, जिसमें से 2 उसके हाफ ब्रदर हैं। वेल को एहसास होता है कि वो एक गरीब नोबल का 8वां बेटा है और इस बात से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि कॉर्पोरेट स्लेव्स भी उससे ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। कुछ दिन के बाद वेल देखता है कि एरिक और उसके 2 बड़े भाई घर को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि कट ने शादी के बाद फैमिली की सारी जायदाद को इनहेरेंट कर ली है। बाकी भाइयों को नोबेलिटी छोड़कर नौकरी ढूंढनी पड़ रही है और वेल को ये सुनकर बहुत ही झटका लगता है। लेकिन भाई उसे समझाते हैं कि जब वो बड़ा होगा तो उसे भी इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। वेल अपनी जिंदगी बदलने के तरीके ढूंढने लगता है और एक दिन लाइब्रेरी में उसे एक क्रिस्टल बॉल और एक इंस्ट्रक्शन लीफलेट मिलती है। उसे पता चलता है कि क्रिस्टल बॉल एक इंसान के मैजिक एप्टीट्यूड को मेजर कर सकती है। वेल को लग रहा होता है कि ये एक मजाक है, क्योंकि 1000 लोगों में सिर्फ एक ही मैजिक यूज कर सकता है। फिर भी वो अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करता है और वो क्रिस्टल बॉल के सामने बैठता है, गहरी सांस लेता है और उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। शुरुआत में कुछ भी नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो हार मानने वाला होता है क्रिस्टल बॉल एक प्राइड फ्लैग बन जाती है। वेल बहुत ही हैरान हो जाता है कि वो विजार्ड है और वो एक टीचर ढूंढने की सोचता है। वेल लाइब्रेरी में मैजिक किताबें ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी उसके पिता वहाँ पर आते हैं और वेल उनसे पूछते हैं कि क्या उनके पास कोई स्पेल बुक है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पिता तो इक्लेरिटेट होबो हैं। उस दिन शाम को वेल लाइब्रेरी के बाहर जाता है और एनिमे में देखी हुई चीजें इमिटेट करके अपने मैजिक एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। एक दिन वेल जंगल के बीच में अपने मैजिक एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था, तभी एक आदमी जो कि एक सस्ते अमेरिकन रेपर से भी ज्यादा ज्वेलरी पहने हुआ था उसके सामने प्रकट होता है। वो वेल से कहता है कि उसने उसकी मैजिक एनर्जी को महसूस किया। वेल को उसकी माँ ने सिखाया था कि अजनबी लोगों से दूर रहना चाहिए, इसलिए वो अपनी लकड़ी उस आदमी की तरफ पॉइंट कर देता है, लेकिन वो आदमी बिल्कुल एक छड़ निकला। उसने वेल की लकड़ी को छीनकर दूर फेंक दी। फिर अपने इंट्रोडक्शन दिया कि वो एक मैजिशियन है और उसका नाम अल्फ्रेड है। जो लकड़ी अल्फ्रेड ने फेंकी थी वो एक छोटी सी चेन रिएक्शन क्रिएट करती है। उससे एक बड़ा सा पत्थर गिरता है जो कि एक जायंट बोर के ऊपर लगता है। जायंट बोर जो अब गुस्से से देख रहा था वो पूरी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वेल डर के मारे भागने की सोचता है, लेकिन अल्फ्रेड उसे रोक लेता है और कहता है कि अपना मैजिक यूज करो। अल्फ्रेड उसे गाइड करता है और हेल्प करता है उसका माना सर्कुलेट करने में। वेल एक पावरफुल विंड स्पेल रिलीज करता है जो कि बोर को पीछे धकेल देता है। वेल अपने स्पेल के असर से बहुत ही चकित रह जाता है और अल्फ्रेड उसकी तारीफ करता है कि उसने अपना पहला स्पेल सक्सेसफुली कास्ट कर लिया, लेकिन बोर फिर से उन पर हमला कर देता है और इस बार अल्फ्रेड अपने मैजिक का प्रदर्शन करता है। एक उंगली के झटके से वो बोर को पेड़ के पीछे उड़ा देता है और वेन अल्फ्रेड की शक्ति को देखकर बहुत ही डरा हुआ होता है, लेकिन अल्फ्रेड उसे शांत करते हुए अपने इंट्रोडक्शन देता है कि वो कभी एक ड्यूकडोम का कोर्ट मजिशियन हुआ करता था। अल्फ्रेड वेल से कहता है कि उसमें इतनी शक्ति है कि वो अल्फ्रेड को भी मैजिक के मामले में पीछे छोड़ सकता है। वेल ये सुनकर डिसबिलीव में चला जाता है और अल्फ्रेड उसे बैठने के लिए कहता है और जंगल के बीच में चाय बनाता है। वेल हैरानी से देखता है कि जो बोर मारा गया था वो अल्फ्रेड के छोटे से पाउच के अंदर गायब हो गया। अल्फ्रेड वेल से कहता है कि वो उसका मैजिक नॉलेज उसे शेयर करना चाहता है और वेल को अपना स्टूडेंट बनाना चाहता है। वेल बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो अल्फ्रेड को समझाता है कि वो बस अपनी लेग से किसी के हाथों में छोड़ना चाहता है और इसके लिए कोई पेमेंट की जरूरत भी नहीं है। वेल खुशी के मारे ये सुनकर अल्फ्रेड का
स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हो जाता है। अल्फ्रेड वेल को वार्न करता है कि मैजिक को सीक्रेट रखना जरूरी है, नहीं तो ये उनके लिए बहुत ही मुसीबत बन सकती है। वो उसको समझाता है कि अगर वेल की मैजिक की बात सभी को पता चल गई तो उसकी और बड़े भाई कट के बीच में झगड़ा हो सकता है, क्योंकि लोग मैजिक यूजर को नेक्स्ट लोड के रूप में देखना पसंद करेंगे। और वेल इस बात को समझकर छुपाने का वादा करता है। अगली सुबह वेल की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और अल्फ्रेड सबसे पहले उसका माना कैपेसिटी चेक करना चाहता है। वो वेल का हाथ पकड़ता है और माना विजुअलाइजेशन करता है। अल्फ्रेड बहुत ही हैरान रह जाता है कि वेल की माना रिसर्च भी उससे बड़ी है। अल्फ्रेड उसकी लर्निंग स्पीड से बहुत ही इंप्रेस होता है और वो कहता है कि वेल को मैजिक के लिए जन्म से ही गिफ्टेड बनाया गया था। कुछ दिनों की ट्रेनिंग बाद वेल इंटरमीडिएट मैजिक तक पहुंच जाता है और वो फायर स्पेल को एक पत्थरों के पाइप पे टेस्ट करता है। अल्फ्रेड उसकी प्रोग्रेस से बहुत ही खुश जाता है और वो वेल को अप्रिशिएट करता है। कहता है कि यहाँ तक पहुँचने में लोगों को महीने लग जाते हैं। इसके अलावा अल्फ्रेड अपने छोटे सिस के लिए कुछ माउंटेन वेजिटेबल शेयर करता है ताकि वेल अपने गरीब परिवार के लिए खाना लेकर जा सके। ये देखकर उसका बड़ा भाई कट भी जल जाता है। अगले दिन अल्फ्रेड वेल को फ्लाइंग मैजिक का बेसिक सिखाता है और वेल हवा में उड़ता है और ट्रैकिंग मैजिक सीखता है। आंखें बंद करके वो एक चिड़िया का पता लगाता है। अल्फ्रेड की मदद से वो अपना मैजिक यूज करके एक पत्थर को एक्यूरेट शूट करता है और लंच के लिए कुछ चिड़ियों को पकड़ लेता है। एक शाम वेल और अल्फ्रेड सुनहरे मौसम में जंगल के किनारे पर बैठकर अपनी रोस्टेड बर्ड का मजा ले रहे होते हैं, जो वेल ने खुद जंगल से मसाले इकट्ठे करके बनाई थी। शाम में अल्फ्रेड की होममेड वासबी ने खाने का स्वाद और बढ़ा दिया। वेल अपने फोर्जिंग स्किल पर फक्र करता है, लेकिन अल्फ्रेड उसे तुरंत रोक लेता है। अल्फ्रेड उसे इंसेंटेड फॉरेस्ट के खतरनाक मोस्टर के बारे में वार्न करता है, जो कि बिना कुछ सोचे इंसानों की जान ले सकते हैं। ये सुनकर वेल का कॉन्फिडेंस थोड़े सेकंड के लिए हिल जाता है, लेकिन वो फिर से अपने नए सीखे स्पेल्स के बारे में सोचता है। कुछ दिन के बाद अल्फ्रेड वेल को वाटर मैजिक सिखाता है, लेकिन वेल नोटिस करता है कि उसका बड़ा भाई कट उस पर नजर रखा हुआ है। अल्फ्रेड इस बात पर गौर करता है और वो कहता है कि शायद से कट को शक होने लगा है कि वेल एक मैजिक यूजर है और वो अपनी लॉर्डशिप खोने से डर रहा है। वेल हंसते हंसते कहता है कि उसे लॉर्ड बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अल्फ्रेड एक और सजेस्ट करता है एडवेंचरर बनने का। वेल के लिए ये आइडिया किसी सपने जैसा था। वो तुरंत ही अपने आने वाले दिनों की तस्वीरें सोचने लगता है। एक एडवेंचरर की जिंदगी जिसमें वो मोस्टर का सामना करेगा, क्वेस्ट कंप्लीट करेगा और अपनी कहानियां लिखेगा। लेकिन अल्फ्रेड अपनी जिंदगी में एक छुपा हुआ राज था। वो चुपके से एक शराब का सामना कर रहा था, एक ऐसे कर्ज का जो उसकी जिंदगी ले सकता था। उस रात वेल अपने परिवार को एडवेंचरर बनने की इच्छा के बारे में बताता है। उसके पिता इसे मजाक समझते हैं और कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है उसे एडवेंचरर एकेडमी भेजने के लिए। वेल एक सेकंड के लिए उदास हो जाता है, लेकिन अगले ही दिन वो अल्फ्रेड को एक जीनियस आइडिया के बारे में बताता है, ओनली फैंस अकाउंट खोलने का, ताकि वो अपनी फीस भर सके। अल्फ्रेड अपना सर पकड़ लेता है और वेल को समझाता है कि अपनी इज्जत गिराने का कोई जरूरत नहीं है। वो उसे एक मर्चेंट गिल्ड ज्वाइन करने का सुझाव देता है, जो एक बेटर और इज्जतदार ऑप्शन है। अल्फ्रेड वेल को एडवांस मैजिक सिखाता है, जैसे कि फ्लाई और टेलीपोर्टेशन, ताकि वो आसानी से शहरों का सफर कर सके और खुद काम ढूंढ सके। एक दिन वो वैन को आसमान में ले जाता है और पूरी दुनिया का झलक दिखाता है, एक विशाल जगह जो उसके आगे खुली पड़ी है। उस रात अल्फ्रेड अपने शराब का असर महसूस करता है और वो समझ जाता है कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अगले दिन वो वेल को बताता है कि अब उसे और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है और वो उसे छोड़कर जाना चाहता है। वेल के लिए ये न्यूज एक बिजली के झटके के समान थी। वो अपनी जगह पर गिर जाता है और इतना सदमा उसकी फ्लाइंग प्रैक्टिस पर भी असर डालने लगता है। वो अपने मास्टर से गुजारिश करता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन अल्फ्रेड अपने फैसले पर दृढ़ रहता है। उस रात डिनर के टेबल पर वैन के दिमाग में सिर्फ अल्फ्रेड ही छाया रहता है। तभी उसके पिता उसे एक अफवाह के बारे में बताते हैं। जंगल में एक इंटेलिजेंट ज़ॉम्बी देखा गया जिसे विस्पेरिंग अनडेड कहते हैं। ये सुनकर वेल के दिमाग में तुरंत अल्फ्रेड का चेहरा आता है। अल्फ्रेड का ठंडा हाथ और धीमा रिएक्शन अब एक नई सोच को जन्म देता है। वेल बिना सोचे समझे अपने फ्लाइंग स्पेल का यूज करता है और अपने मास्टर को ढूंढने के लिए इंसेंटेड फॉरेस्ट चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो अपना बैलेंस खो बैठता है और जमीन पर गिर जाता है। अल्फ्रेड उसे ढूंढने के लिए पहुंचता है, लेकिन वेल को अब भी यकीन नहीं होता है कि वो अनडेड है। वो अल्फ्रेड से गुजारिश करता है कि वो जंगल को छोड़ दे, क्योंकि यहाँ उसकी जान को खतरा है। तो अल्फ्रेड एक सच्चाई का खुलासा करता है जो वेल को एक उलझन में डाल देता है। वो कहता है कि वो विस्पेरिंग अनडेड है, जो कि लोगों में अफवाह बन गया, और वेल इस सच्चाई से बिल्कुल टूट जाता है। एक शाम जंगल के गहरे कोने में अल्फ्रेड और वेल बैठकर एक गहरी बात करते हैं। अल्फ्रेड अपनी कहानी शुरू करता है, एक कहानी जो वेल के लिए एक और नया दुख का दरवाजा खोल देती है। 5 साल पहले अल्फ्रेड ड्यूक एक कोर्ट में मैजिशियन थे और उनका काम था उनकी प्रजा और उनके खानदान को सुरक्षित रखना। एक दिन ड्यूक के बड़े बेटे को एक जानलेवा बीमारी हो गई और उसे बचाने के लिए उन्होंने अपने सैनिकों का एक पूरा लश्कर एक रेयर मेडिसिन हर्ब लाने के लिए इंसेंटमेंट फॉरेस्ट में भेज दिया। अल्फ्रेड कहते हैं कि उस जंगल में मोस्टर की ताकत हमसे 1000 गुना ज्यादा थी। मैं अकेला था जो जंगल का सामना कर सकता था, और मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं उन सैनिकों और ड्यूक के लिए भी लड़ना था। वो मैदान में खुद को डालते एक अकेला सुरक्षा का दियावता बनकर, लेकिन वो समझते कि ये जंग उनकी जिंदगी का अंतिम अध्याय बनेगी। लेकिन मौत के बाद भी अल्फ्रेड की आत्मा चैन नहीं पाती है। एक अफसोस उनका पीछा कर रहा था, वो अफसोस कि उसने अपने जादू का ज्ञान किसी भी शिष्य को नहीं दिया। ये अफसोस ही था जिसने उसे एक विस्पेरिंग अनडेड बना दिया। लेकिन जब उसने वैन को देखा तो उसकी अधूरी इच्छा पूरी हो गई। अल्फ्रेड बहुत ही गहरे दुख के साथ कहता है कि तुम मेरे सपनों का एक हिस्सा हो, तुम मेरे जादू का वारिस हो और तुम ही मेरे अधूरे काम को आगे लेकर जाओगे। वेल की आंखों में आंसू
आंसू भर आते हैं और वो अल्फ्रेड से पूछते कि ये सच इतनी दूर तक तुमने मुझसे क्यों छुपा कर रखा। अल्फ्रेड हल्का सा मुस्कान लेकर कहता है कि वो नहीं चाहता था कि उसका स्टूडेंट्स उससे दूर चले जाएं। लेकिन अब वक्त आ गया एक अंतिम कसौटी का, एक परीक्षा जो कि शायद से वेल के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली थी। मुझे अब मुक्ति चाहिए। अल्फ्रेड घूर कर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे होली मैजिक से प्यूरिफाई करो, वरना मैं एक जानवर बन जाऊंगा। वेल का दिल टूट जाता है और वो जोर जोर से मना करने लगता है, लेकिन अल्फ्रेड अपना गलता हुआ शरीर दिखाता है और वो कहता है कि अब समय बहुत ही कम है। वेल एक भारी दिल के साथ होली मैजिक का उच्चारण करता है और जादू अल्फ्रेड को जलाता है, लेकिन अल्फ्रेड एक हल्की सी हंसी के साथ कहता है कि और ज्यादा कोशिश करो, अभी तो तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। वेल को अपने मास्टर के साथ बिताए गए और 2 हफ्ते याद आते हैं। वो अपने दुख और गुस्से को एक साथ मिलाकर अपनी पूरी शक्ति का अंतिम स्पेल डालता है। अल्फ्रेड का शरीर धीरे धीरे हवा में घुलता है और अपनी अंतिम सांस लेते हुए अल्फ्रेड वेल को शाबाशी देता है और कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है वेल, हमेशा तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपनी मकसद के लिए करना। वेल जमीन पर गिरता है और आंसुओं में डूबकर अपने मास्टर को अलविदा कहता है, जो उसे अपने मास्टर के सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। 7 साल बीत जाते हैं और वेल एक 12 साल का लड़का बन गया होता है और उसने अपने घर और गरीबी पीछे छोड़ दी होती है और अब वो एडवेंचर एकेडमी ज्वाइन करने के लिए तैयार है। एकेडमी के गेट पर खड़े होते ही वो अपने नए सफर के लिए तैयार होता है। एकेडमी में सब नए स्टूडेंट्स अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। 2 लड़कियां लुइस और सुसान पूरी क्लास का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि वो ड्यूक के लिए काम करने वाले मशहूर मार्शल आर्टिस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं। वेल की बारी आती है, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल उसके विलेज के कारण पूरी तरीके से बिगड़ चुकी होती है। वो अपना नाम बताते हुए इतना घबरा जाता है कि लगता है कि कोई गधा मंच पर चढ़ गया हो। बाकी स्टूडेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते और वेल सोचते हैं कि ये एकेडमी उसके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है। लेकिन जब इंस्ट्रक्टर उन्हें पार्टी रजिस्ट्रेशन फॉर्म देता है और कहता है कि उनका ट्रेनिंग यहाँ से शुरू होती है, वेल के दिल में एक ही बात होती है कि कोई भी गाँव के ये आलू बनाने वाले लड़के को कोई भी अपनी पार्टी में नहीं लेगा। वेल ने ये सोचा भी नहीं था कि उसकी क्लास के स्टूडेंट्स उसका इतना ओवर एस्टिमेट करेंगे कि उनकी बेवकूफ उसके लिए एक सिरदर्द बन जाएगी। लंच ब्रेक के दौरान लुइस और सुसान, जो अपने क्लास की क्वीन भी समझती हैं, अपने इंटेलिजेंट दोस्त एरविन के साथ बैठकर एक मास्टरमाइंड प्लान बनाती है। हमें वेल को अपनी पार्टी में लेना होगा। सुसान अपनी सिनीनोज रिंग को एडजस्ट करते हुए कहती है वो अकेले ही पूरी क्लास को कैरी कर सकता है और लुइस सिर हिलाती है और एरविन का डिल्यूजनल दिमाग का एक कदम आगे जाकर कहता है कि वेल सिर्फ अपने फ्यूचर पार्टी के मेंबर्स का एवेल्युएशन कर सकता है और उसका स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है। दूसरी पार्टीज भी वेल पर नजर रखती है, लेकिन कोई भी उसे अप्रोच करने की हिम्मत नहीं करता है। अरे भाई वो तो टॉप जी है, हम जैसे रोड साइड प्लेब से क्यों बात करेगा। वेल जो एक रेगुलर पार्टी में ज्वाइन करने का सपना देख रहा था अब होपलेस हो चुका है। अगली क्लास में टीचर स्टूडेंट्स को हंटिंग टूर्नामेंट के बारे में बताता है और वो कहता है कि हंटिंग पार्ट टाइम जॉब के लिए सबसे प्रॉफिटेबल ऑप्शन है। साथ ही वो उन्हें ग्रुप में हंट करने की सलाह देता है। वेल अब भी सोरे कि कोई भी उसको अपनी टीम में नहीं लेगा। दूसरी तरफ लुइस और सुसान अपने मिशन वेल को अपनी पार्टी में लाने पर फोकस्ड रहते हैं। वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा मोस्टर हंट करेगा तभी वेल हम पर ध्यान देगा। लुइस अपने ग्लोसी बाल पे कॉम चलाते हुए कहती है और फिर ये रिच किड स्क्वाड अपने महंगे वेपन के साथ हंटिंग करना शुरू करते हैं। लेकिन जब मर्चेंट गिल्ड में वेल एक पूरी मोस्टर की दुकान हैंड ओवर करता है तो इनके चेहरे देखने के लायक होते हैं। ये पॉसिबल कैसे? सुसान कहते हैं कि उसकी वॉइस एक एनिमी प्रोटैगनिस्ट की तरह हिलती है। एरविन कहता है कि वेल अलग लीग का प्लेयर है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और इसी रियलाइजेशन के साथ पूरी क्लास वेल को एक लेजेंड समझकर रूम छोड़ देती है। वेल अपनी प्राइज मनी लेकर टर्न होता है और अपनी क्लास को ट्रीट करने के लिए बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन रूम पूरा खाली होता है जैसे मेरे डीएम्स हैं। दूसरी तरफ रिच किड अपनी हार से इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो एक और डेंजरस प्लान बनाते हैं। हम फॉरबिडन फॉरेस्ट जाकर मॉन्स्टर को हंट करेंगे, तभी वेल हमें सीरियसली लेगा। लुइस कहती है कि जैसे वो किसी इसेकाई के विलन के कैरेक्टर हो। ये 3 इडियट्स फॉरबिडन फॉरेस्ट में घुस जाते हैं और अपने डोम का इन्विटेशन भेज देते हैं। जंगल में एक वुल्फ का पूरा झुंड इन्हें सराउंड कर लेता है और इनका कॉन्फिडेंस पहले ही अटैक में टूट जाता है। लुइस पे एक वुल्फ अटैक करता है, लेकिन एरविन उसके सामने शील्ड बन जाता है और खुद इंजर्ड हो जाता है। फॉर्मेशन क्रूबल होती है और वुल्फ इन पे कॉम्बो अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वेल अपने ट्रैकिंग स्किल का इस्तेमाल करके सीन पर एंट्री ले लेता है। रॉक पिलर साउट करता है और पूरे वुल्फ पैक को एक धरती माँ के हवाले कर देता है। इन तीनों को रेस्क्यू करके वो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर ये अपने बेशर्मी भरे आंसुओं के साथ उससे माफी मांगते हैं। हम बस चाहते हैं कि तुम हमें एक्नॉलेज करो। और लुइस गिल्ट में डूब कर कहती है। विल को फाइनली पता चलता है कि वो उसके स्टैंड को इतना हाई समझ रहे थे कि उन्होंने अपने आप को खतरे में डाल दिया। वो उन्हें समझाता है कि वो बस एक नॉर्मल इंसान है जो कि बस नए दोस्त बनाना चाहता है। और इस तरीके से वेल की लाइफ का एक और अलग ही चैप्टर एंड होता है। लेकिन अब उसका सपना सिंपल है, अपने दोस्तों के साथ एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बनाना और अपने मास्टर के सपने को पूरा करना। वेल के लिए लाइफ काफी ज्यादा रोलर कोस्टर बन चुकी थी, लेकिन इसका मजा उसके और उसके नए दोस्तों के लिए अभी शुरू हुआ था। जब लुइस और सुसान ने ड्रामेटिक तरीके से क्लेम किया कि वो वेल की पार्टी के लायक नहीं है, तो वेल उनकी बातों पर फेस प्लान करने
का मूड बना चुका था। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले इंस्ट्रक्टर रूम में एंटर करता है और सभी को अनाउंस करता है कि ड्यूक एम्बेडेस उनके लिए एक ग्रैंड गार्डन पार्टी होस्ट कर रहा है। ये तो मेरे गाँव के मेले से भी फैंसी लग रहा है, वेल सोचता है। और जब पूरी क्लास अगले दिन ड्यूक के महल में पहुंचती है, ड्यूक एम्बेडेस सभी को इग्नोर करके सीधा वेल की तरफ आता है, जो कि ये सोच रहा था कि उसका मैं तो बस एक सिंपल बॉय हूँ, एक्ट शायद काम नहीं आ रहा है। ड्यूक उससे बाली मास्टर फैमिली के वैसल होने की बातें शुरू करता है और फिर उसे पर्सनल चैट के लिए इनवाइट करता है। वेल का मन अब भी कह रहा होता है कि स्ट्रेंजर के घर अकेले जाना एकदम हॉरर मूवी के सीन के जैसा फील होता है। तो उसने तुरंत लुइस, सुसान और एरविन को अपनी पार्टी मेंबर्स डिक्लेयर कर दिया और उनको अपने साथ ले गया। महल के अंदर उनकी मुलाकात होती है ब्रेंट से, जो कि एक रिस्पेक्टेड कोर्ट मैजिशियन है और अल्फ्रेड का वो टीचर रह चुका है। वेल शौक में था जब ब्रेंट ने अल्फ्रेड के बारे में बताया और कहा कि अल्फ्रेड को इंशेंटेड फॉरेस्ट में वर्शिपिंग अनडेड बनने के बाद भी ट्रैक करता रहा। ब्रेंट बताता है कि अल्फ्रेड को पीस मिला था और उसका मिशन तब कंप्लीट हुआ था जब उसने अपने से ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट को ट्रेन किया, और वो स्टूडेंट तुम हो। ब्रेंट डायरेक्टली बोलता है कि वेल के पास डिनाई करने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। जब ब्रेंट ने अल्फ्रेड के मैजिक पाउच को रिकॉग्नाइज किया, ड्यूक और ब्रेंट अल्फ्रेड की फाइनल मोमेंट्स के बारे में सुनते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। वेल खुद को संभालते हुए सप्लाईज का पाउच निकालता है और ड्यूक को रिटर्न करने की बात करता है, जो कि अल्फ्रेड का अभ्यास का हिस्सा था। बाहर रिच किड स्क्वाड अभी भी उस स्टोरी को प्रोसेस कर रही होती है और उन्होंने रियलाइज किया कि वेल उनकी तरह ही एक टैलेंटेड बंदा है, लेकिन वो भी सक्सेसर बनने की रेस से आउट है क्योंकि वो पहला बेटा नहीं है। वेल उनसे मिलने के लिए आता है और माफी मांगता है कि उसने बिना उनसे पूछे अपनी पार्टी को डिक्लेयर कर दिया। लुइस और सुसान एक इमोशनल ब्रेकडाउन मोड में आते हुए कहती कि वो सिर्फ उसकी पावर का फायदा उठाना चाहती थी, लेकिन अब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये अनफेयर है। और वेल कैजुअली टोन में रिप्लाई करता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो तुम लोगों के साथ घूमना बहुत ही मजेदार लगता है। ये सुनकर वो तीनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं और ऐसे देखते हैं जैसे कि उन्होंने किसी एनिमे प्लॉट का ट्विस्ट देख लिया हो। लेकिन फिर वो हंसते हंसते ये एक्सेप्ट कर लेते कि वेल एक फ्रेंड है। उनकी बॉन्डिंग की ये होलसम मोमेंट चल ही रहा होता है, तभी ड्यूक आता है और वेल को 1000 गोल्ड कॉइन का रिवॉर्ड देता है सप्लाईज को रिटर्न करने के लिए। अब ये सुनकर वेल का दिमाग पूरा हिल जाता है और वो सोचता है और अपने आप को थप्पड़ मारते हुए कि क्या ये सच है, जबकि बाकी सभी स्टूडेंट्स का रिएक्शन डायरेक्टली वाव मोड में चला जाता है। ऊपर से आइसिंग ऑन द केक ये थी कि ब्रेंट उसे बताता है कि उसने अल्फ्रेड के मेंशन और स्टेट्स को भी इनहेरेंट कर लिया। वेल अब ऑफिशियली एक बड़े घर का मालिक बन चुका था और उस शाम को डरते हुए उस घर में शिफ्ट हो गया। घर के अंदर वो सोचता है कि इतना बड़ा घर एक बंदे के लिए तो बहुत ही ज्यादा है। फिर वो अपने फ्रेंड्स को अपने साथ रहने का इनविटेशन देता है। कुछ महीने बीत जाते हैं और समर वेकेशन के दौरान वेल अपने दोस्तों को लेकर इरिक की शादी अटेंड करने के लिए निकलता है। मैजिक एयरशिप पर सफर करते हुए लुइस ने लेडी सागा से इंस्पायर्ड होकर एक फिजूल खर्ची आउटफिट पहना होता है, क्योंकि वो नोबल्स का अटेंशन खुद पर लेना चाहती थी। दूसरी तरफ एरविन का बिहेवियर एक मेडिवल कैवमैन की तरह था, जो कि फ्लाइंग एयरशिप को देखकर बहुत ही शॉक्ड हो गया था। ये छोटे गांव के लोग कभी भी नहीं बदलेंगे, वेल सोचता है, लेकिन उसकी जर्नी नए एडवेंचर का प्रॉमिस करती है। ब्रेंट भी वहाँ पर होता है और एयरशिप पर कम्प्लीमेंट्री ड्रिंक का पूरा फायदा उठाता है। वो एरविन से कहते हैं कि प्लेन कभी भी नहीं गिरेगा, पर वो एयरशिप के पास अंधेरे बादल को देख लेता है और अपनी बात को तुरंत ही पलट लेता है। वो बादल की तरफ इशारा करता है और एक विशाल स्केलेटन ड्रैगन उसमें से निकलता है, जिसे देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाती हैं। बाकी के पैसेंजर्स तुरंत करीन बन जाते हैं और इस हादसे पर कैप्टन से बात करने की डिमांड करते हैं। तो को पायलट बताता है कि महान जादूगर ब्रेंट अनडेड ड्रैगन को हराने में उनकी मदद करेगा। ब्रेंट तुरंत मना कर देता है और वो कहता है कि अनडेड को सिर्फ होली मैजिक से प्यूरिफाई किया जा सकता है और उसमें होली मैजिक का बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। पर ब्रेंट एक टैलेंटेड होली मैजिक मैजिशियन को जानता है और वेल को इस काम के लिए आगे कर देता है। वेल थोड़ा घबराते हुए ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि ब्रेंट शिप की रक्षा करने के लिए पीछे रुकता है। वेल ड्रैगन की तरफ जाता है और उसके डिस्ट्रक्टिव ब्रिज से बचने के लिए अपनी मैजिक बैरियर का इस्तेमाल करता है और ब्रेंट शिप को अपनी बैरियर से प्रोटेक्ट कर लेता है। वेल अपने होली मैजिक को चार्ज करता है, पर ड्रैगन अपने मल्टी अटैक के साथ उसको रोकने की कोशिश करता है। वेल उन अटैक को डॉज करता है और अपने होली मैजिक को एक स्पिरिट बॉम्ब की तरह कॉन्सेंट्रेट करता है। फिर उसे बोन ड्रैगन की तरफ फेंक देता है और उसकी होली मैजिक ड्रैगन ब्रीथ को पीछे धकेलती है और उसे टकरा जाती है। ड्रैगन क्रिसमस ट्री की तरह चमकने लगता है और प्यूरिफिकेशन मैजिक की वजह से वो दर्द से तड़पने लगता है। अपनी बची हुई शक्ति का इस्तेमाल करके वो वेल पर अटैक करता है, पर वेल उन अटैक्स को डॉज करके ब्लॉक करता है जब तक ड्रैगन का सोल प्यूरिफाई होकर खत्म नहीं हो जाता। ड्रैगन की हड्डी टूट जाती है और उसे जोड़कर रखने वाला मैजिक स्टोन भी टूट जाता है। शिप के अंदर से ब्रेंट एक गैंग साइन करता है और वेल को इशारा करता है कि वो ड्रैगन की हड्डी और मैजिक स्टोन से अपने मैजिक पाउच में इकट्ठा कर ले। वेल वो सब इकट्ठा करता है और अपने लाल मैजिक स्टोन को भी अपने साथ रखता है। शिप की तरफ लौटते वक्त वो सभी लोग अपनी जान बचाने की खुशी में पार्टी करते हैं, पर वेल कुछ दिन तक रिलैक्स करना चाहता था। कुछ ही देर बाद ब्रेंट का पुराना एडवेंचरर पार्टनर आर्टुरो वहाँ पर आता है और वेल से कहता है कि उसके पास रिलैक्स करने का मौका नहीं होगा। ब्रेंट अपने दोस्त को देखकर बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाता है और वेल को आर्टुरो से मिलवाता है। वो अपने एडवेंचरिंग डेज के बारे में बात करने लगती है। अगले दिन शिप कैपिटल सिटी पर पहुंचता है और ब्रेंट लैंड होते ही तुरंत भाग जाता है आर्टुरो को बेबी सिटिंग के लिए छोड़कर। जल्द ही एक नाइट का ऑर्डर वहाँ पर आता है और उनका कैप्टन वेल का अनडेड ड्रैगन को हराने के लिए शुक्रिया अदा करता है और उनके साथ चलने के लिए भी कह देता है, क्योंकि राजा ने उसे बुलाया है। वेल के दोस्त उसे डिच कर लेते हैं और उसके भाई के घर चले जाती है, जबकि आर्टुरो वेल के साथ पैलेस में जाता है और वेल को ड्रैगन सिंह हीरो के रूप में ग्रैंड वेलकम मिलता है।
पर वहाँ एक नोबल उसे सेंटर ऑफ अटेंशन बनने पर खुश नहीं होता। वेल राजा से मिलता है जो उसकी तारीफ करता है और स्केलेटन ड्रैगन को हराने के लिए उसे ट्विन ड्रैगन मेडल से सम्मानित करता है। साथ ही उसे एक नोबल बनाकर बोरोनेट का टाइटल दिया गया और वेल आर्टूरो से सीखा हुआ प्लेज कहता है। बाद में राजा वेल से ड्रैगन की हड्डियां और मैजिक स्टोन खरीदता है और जनरल और प्राइम मिनिस्टर उनका फेयर प्राइस डिसाइड करते वक्त बहस कर लेती है। जनरल वेल को ज्यादा रिवॉर्ड देना चाहता है पर प्राइम मिनिस्टर इस बात पर शक करते हैं कि उनके पास इतना बजट नहीं है। दोनों की बहस बढ़ने से पहले पोप बीच में टपक पड़ता है और रिवॉर्ड 1,50,000 गोल्ड कॉइन पर सेटल कर देता है। उस समय पहले से रिवॉर्ड लेकर लौटने के बाद एक स्पेयर मटेरियल आर्टिस्ट रोड पर शो करता है वेल को इम्प्रेस करने के लिए ताकि वो उसे अपने ग्रुप में हायर कर ले। लेकिन गार्ड्स उसे घसीट कर ले जाते हैं और आर्टूरो वेल को समझाता है कि ऐसे बेवकूफ लोग उसके पीछे आते रहेंगे। आर्टूरो उसे नोबल के बारे में भी वॉर्न करता है जो अपनी बेटियों को उस पर थोपना चाहते हैं। वेल बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि ऐसा हो। अगले दिन वेल अपने भाई इरी की शादी में पहुंचता है और वो दोनों भाई भी वहाँ पर होते हैं जो उसके साथ घर से निकले थे। वो कंप्लेन करते हैं कि कार्ड ने दूल्हा और दुल्हन के लिए कोई भी गिफ्ट्स नहीं भेजे और अगर ऐसा ही रहा तो उनकी फैमिली गेस्ट के सामने बहुत ही बुरी लगने लगेगी। वेल खुद गिफ्ट्स के लिए पे करने का फैसला करता है और रियलाइज करता है कि नोबल होने का मतलब ज्यादातर शो ऑफ करना है, पैसा ना होने का नहीं। फिर भी वो अब खुश नहीं है कि उसका फेवरेट भाई अब शादीशुदा है। अगले दिन पॉप वेल को अपने घर बुलाता है और वेल 200 गोल्ड कॉइन का डोनेशन लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। पॉप वेल की बिजनेस सेंसेस से बहुत ही इम्प्रेस होता है और दोनों रिलीजन और बैटिज्म के बारे में बातें करती हैं। तभी एक सुंदर लड़की चाय लेकर आती है और वेल का दिल मोह लेती है। पॉप उसे अपनी पोती एलिस के रूप में इंट्रोड्यूस करवाता है। वेल उसके चेहरे से ही समझ जाता है कि वो मैजिक यूज कर सकती है। पॉप बताता है कि एलिस होली हीलिंग मैजिक का यूज करती है और अक्सर चर्च में गरीब लोगों की मदद करती है, जिस वजह से उसे संत के नाम से जाना जाता है। और एलिस एक नन बनने की ट्रेनिंग कर रही है पर उसका ग्रैंडफादर नहीं चाहता है कि वो चर्च को ज्वाइन करे और उसके लिए एक अच्छा दूल्हा ढूंढना चाहता है। वेल मजाक में ही कहता है कि एलिस बहुत ही सुंदर है और उसकी सुंदरता की वजह से लड़कों में लड़ाई हो जाएगी और शायद से उस लड़ाई में मैं भी शामिल हो जाऊंगा। वो अपने जोक पर हंस रहा होता है पर उसे रियलाइज होता है कि कोई भी और नहीं हंस रहा है उसके अलावा। पॉप उसकी बात को सीरियस ले लेता है और वो कहता है कि वो उसकी पोती का मंगेतर है। वेल का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि उसे समझ में आता है कि उसकी एंगेजमेंट सिर्फ 1 मिनट में ही एलिस से हो गई और अब वो पीछे नहीं हट सकता। जब वो घर लौटता है तो उसके दोस्तों को पता चलता है कि बैप्टिज्म के लिए वो गया था और एंगेजमेंट होकर वापस आया है। वो उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि एलिस एक परफेक्ट वाइफ मटेरियल है। तो वेल को पता चलता है कि इस दुनिया में रोमांटिक मैरिजेस का कॉन्सेप्ट नहीं है और वो लकी है कि शादी होने से पहले उसने लड़की को देख भी लिया। फिर उसकी नई भाभी उसका मेकअप कंप्लीट करती है और वेल एक कंप्लीट बिच नगेट बनकर बाहर आता है ताकि लोग उसे एक हॉट शॉट नोबल के रूप में पहचाने। और एरविन उसके साथ होता है और उसकी होने वाली बीबी को लेकर बहुत ही चिढ़ता रहता है। वेल ये सोचता है कि एलिस उसके बारे में क्या सोचती होगी। बाद में वो मार्केट जाती है। स्पेयर फैनेटिक अपने प्रो स्टेकलर एबिलिटी से वेल को उसकी डिस्गाइज के बावजूद भी पहचान लेता है। वो वहीं अपने स्पेयर स्किल का डेमो देता है और धीरे धीरे और लोग भी इस मिशन में शामिल हो जाते हैं और सबका एक ही टारगेट है वेल का अटेंशन बनना और उसका रिटेनर बनना। वेल इस ड्रामा से परेशान हो सीधा अपने घर टेलीपोर्ट होकर आ जाता है, अपना क्लाउन गेटअप उतारता है और एरविन और एरिक के साथ डिस्कस करता है कि एक ऐसे रिटेनर की जरूरत है जो कि अनवॉच्ड कैंडिडेट को दूर रखे। एरविन सजेस्ट करता है कि वेल उसे हायर कर ले और वेल को यह आइडिया बहुत ही पसंद आता है। वो तुरंत अपने दोस्त को रिटेनर बना देता है और एरविन को यकीन नहीं होता है कि ये क्या हुआ और वेल बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए हुए सीधा अपनी मंगेतर से मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन वो गलती से पॉप की विंडो के बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है, नीचे गिरता है और वहीं पर छुपा रहता है जबकि ओल्ड पॉप अपने ऑफिस में वापस नहीं चला जाता। कुछ देर के बाद एलिस उसे लेटती हुई देखती है और वेल को रूफटॉप लेकर जाती है ताकि वो उससे कुछ प्राइवेट में बात कर सके। नर्वसली वो उससे पूछता है कि वो उनकी एंगेजमेंट के बारे में क्या सोचती है। एलिस साइली जवाब देती है कि वो एक हीरोइक ड्रैगन स्लेयर की वाइफ बनने के लिए बहुत ही खुश है। ये जवाब वेल के लिए काफी होता है और वो अपनी मंगेतर के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। घर लौटने पर एरविन अपनी नई जॉब के लिए घमंड में आ गया होता है और लुइस और सुसान पर बोसिंग करता है। वो कहता है कि वो वेल से रिक्वेस्ट करेगा कि उन्हें अपना जूनियर बना ले। लुइस और सुसान ये आइडिया पसंद नहीं करती क्योंकि वो एरविन के नीचे काम करना नहीं चाहती है। लुइस सजेस्ट करती है कि वो वेल की वाइफ बनने की कोशिश करे और अगर वो वाइफ का ऑप्शन नहीं है तो कम से कम साइड चिक्स बन जाए। सुसान भी इस प्लान को पसंद करती है और दोनों अपनी फ्यूचर की शादीशुदा लाइफ के सेलिब्रेशन शुरू कर देती है जिसमें उन्हें कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने एक रिच इंसान से शादी कर ली है। तभी वेल उनके डिविजनल पर्दे के बीच में आ जाता है और लुइस उसे इम्प्रेस करने के लिए एक बहुत ही पागल वाला स्टूपिड डांस करती है। वेल इरिटेट होकर रूम से बाहर निकल जाता है पर लुइस गिव अप नहीं करती है और रात को और मेहनत करने की तैयारी करती है। सुसान साइली इन सब से पीछे रह जाती है और वेल उनके विंडो के बाहर होता है और उनकी ऑकवर्ड कन्वर्सेशन सुनते हुए जब उसे पॉप के बटलर की तरफ से डिनर का इन्विटेशन मिलता है। अगली शाम वेल पॉप के मेंशन में एक फैंसी प्राइवेट डिनर के लिए जाता है एलिस के साथ, पर दोनों ही ऑकवर्ड फील करते हैं और कुछ भी बात नहीं करते। वेल जल्दी से डिनर खत्म करके वापस जाने का प्लान बनाता है पर बटलर सजेस्ट करता है कि वो अपनी मंगेतर को शॉपिंग पर ले जाए। एक्चुअली वो एंगेजमेंट रिंग की शॉपिंग की बात कर रहा होता है और वेल अपने आप को एक ओवर प्राइस्ड ज्वेलरी शॉप में पाता है। एलिस कहती है कि उसके लिए इतने पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है पर एक सिंपल रिंग वो वेल को पसंद आ जाती है और प्लान बनाता है कि उसे ये रिंग गिफ्ट करेगा। जब उसे पता चलता है कि ये एक मैजिक रिंग है और 300 गोल्ड कॉइन की है तो वो सोचते है कि क्या ये एप्पल ने बनाई है
पर एलिस के सामने कूल दिखाने के लिए वो बिना बार्गेनिंग करे ही रिंग को खरीद लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विल और आलियास कैरिज में वापस बैठते हैं। आलियास विल की चॉइस की तारीफ करती है, ये कहकर कि उसने पहले ही उस मैजिक रिंग के बारे में जान लिया होगा, तभी उसने वो चूज किया। विल मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि उसने बस सोचा कि वो तुम पर अच्छी लगेगी। आलिया ये सुनकर हैरान हो जाती है और विल उसके साथ कैडेट हो जाता है। वो कहता है कि जब लोग उसे हीरो बुलाते हैं तो उसे एक बोझ महसूस होता है, क्योंकि उसे हमेशा उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ता है। लेकिन आलियास के साथ वो अपने असली रूप में महसूस करता है। फिर विल डिसाइड करता है कि वो उस रिंग को अपनी मैजिक पावर से चार्ज करेगा। जैसे ही वो अपनी मैजिक का यूज करता है, रिंग ग्लो करने लगती है और कैरिज के अंदर एक डिस्को नाइट क्रिएट हो जाता है। विल के चेहरे की मुस्कान देखकर आलियास के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। कुछ दिन के बाद लुइस और सुनान अपने प्लान्स को डिस्कस कर रही होती है कि कैसे वो विल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, और उनके साथ एरविन भी होता है। तभी एलिस आती है अपने होने वाली पति से मिलने के लिए, लेकिन उसे पता चलता है कि विल यहाँ पर नहीं है। किंग ने उसे एक मिशन के लिए समन किया है। किंग विल को ऑर्डर देता है कि उसे एक ड्रैगन को मार गिराना होगा, और ये सुनकर विल बहुत ही हैरान हो जाता है। लेकिन अपने बॉस की ऑर्डर्स को मना करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है। नाइट कैप्टन विल और ब्रेंट को लैंड डेवलपमेंट के बारे में बताता है, लेकिन उन्हें वो लैंड तभी मिल सकता है जब नेटिव ड्रैगन और उसके मोस्टर्स को वहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि ड्रैगन की ब्रीथ का सामना सिर्फ पावरफुल मैजिशियन ही कर सकते हैं, और विल और ब्रेंट को इस मैजिक के लिए चुना जाता है। उनके साथ एक तीसरा टीममेट भी होता है जो कि एक बल्कि वॉरियर होता है, और उसका मुंह काफी फंकी होता है। विल उस लेवल 99 एक्सट्रोवर्ट और जिम फ्रिंग को देखकर अनकंफर्टेबल हो जाता है, जो ड्रैगन को हंट करने के लिए जोश से जल रहा होता है। विल को लगता है कि वो एक वॉरियर होगा, लेकिन ब्रेंट उसे बताता है कि वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग है, जो एक पैलेस मैजिशियन है और एक टैंक को भी बिल्ड करता है। वो तुरंत आर्मस्ट्रॉन्ग के लीड में ड्रैगन की लोकेशन के लिए निकलते हैं और वहाँ पर एक आर्मी के साथ जुड़ते हैं। जल्दी विल की पार्टी को भी इस मिशन के बारे में पता चल चुका होता है, और उन्हें छोटे मोस्टर को वाइप आउट करने के लिए असाइन किया जाता है। विल के टेम्पररी आर्मी में वो सब वॉरियर होते हैं जो कि उसका अटेंशन लेना चाहते हैं, और एरविन उसका रिलक्टेंट कमांडर होता है। वो मिलिट्री बेस पहुंचते हैं और एलिस भी उनके साथ एक हीलर के रूप में ज्वाइन करती है, लेकिन उसका मंगेतर विल वहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि वो पहले ही ड्रैगन से लड़ने के लिए निकल चुका होता है। विल, ब्रेंट और आर्मस्ट्रॉन्ग ड्रैगन के डैन में पहुंचते हैं, और आर्मस्ट्रॉन्ग का एक जोर का रूट डैन को कोलैप्स कर देता है। ड्रैगन जाग जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, जो कि विल के बालों को खड़े कर देता है। आर्मस्ट्रॉन्ग अपना मैजिक यूज करके एक पावरफुल रैंगर बन जाता है। वो मैजिक आर्मर पहनता है और एक बड़ा सा हैमर मैनिफेस्ट करता है, जिसके जरिए वो ड्रैगन को जमीन पर गिरा देता है। ब्रेंट विल को कहता है कि वो अपना काम करे जब तक कि आर्मस्ट्रॉन्ग का मैजिक खत्म नहीं हो जाता। विल एक पावरफुल विंड स्पेल का यूज करता है और ड्रैगन को मार गिराता है। जब आर्मस्ट्रॉन्ग उसे पकड़े रखता है, विल ड्रैगन की बॉडी को लूट के रूप में कलेक्ट करता है, लेकिन ब्रांट उसे बताता है कि अभी रिलैक्स करने का टाइम नहीं है। ड्रैगन के डिफीट होने के बाद मोस्टर का ओवरवेलमिंग नंबर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और एक और बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें विल की आर्मी मोस्टर का सामना करती है, और इस दौरान काफी लोग इंजर्ड हो जाते हैं। स्टोरी यहाँ तक आती है और अब हमें दिखाया जाता है कि विल और उसकी पार्टी इस मुसीबत का सामना कैसे करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिस दिन भर इंजर्ड सोल्जर्स का इलाज करते हुए थक जाती है। जब उसका अपना मैजिक खत्म हो जाता है तो वो अपनी रिंग में स्टोरेड पावर का यूज करती है। सोल्जर उसके मंगेतर वेल के हीरोइस के बारे में उससे बताते हैं, और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा मोटिवेट रहती है। सुबह होने पर एक मैसेंजर आता है और अनाउंस करता है कि बैटल खत्म हो गई और सब मोस्टर्स मार दिए गए हैं, लेकिन तभी एक और आदमी कहता है कि वेल इंजर्ड है। एलिस ये सुनकर परेशान हो जाती है और भागकर उसे देखने जाती है, लेकिन जब वो वेल को परफेक्टली फाइन देखती है तो वो खुशी के मारे बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो वो अपने आप को बेड के साए में लेटी हुई पाती है, और वेल उसके पास बैठा होता है। वेल भी सोल्जर से सुन चुका होता है कि एलिस ने कैसे उनका इलाज किया और उन्हें हिम्मत दी। दोनों एक टचिंग मोमेंट शेयर करते हैं, जिसमें एलिस वेल से कहते हैं कि वो उसके लिए कितनी वॉरिड थी। तभी आर्मस्ट्रॉन्ग वहाँ पर आकर एलिस को उठा देता है और एक बहुत ही शॉक्ड वाली न्यूज बताता है कि एलिस उसकी भतीजी है। मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद वेल को बारोन के पद पर प्रमोट कर दिया जाता है और एक और ड्रैगन स्लेयर मेडल दिया जाता है। किंग वेल को कैपिटल में शिफ्ट होने का ऑर्डर देते हैं, और इसके बाद किंग वेल को कैपिटल में शिफ्ट होने का ऑर्डर देते हैं, और वो अपना सामान पैक कर रहा होता है। तभी आलियास वहाँ पर आती है और अनाउंस करते हैं कि वो उसके साथ कैपिटल में ही रहेगी। लुइस और सुनानी के लिए ये खबर एक डिजास्टर बन जाती है, क्योंकि उनका प्लान था कि वो वेल की रखेले बनेंगी। उन्हें नहीं पता होता है कि आलियास ये सोच कि वो दोनों पहले से ही वेल से इंगेज्ड है, क्योंकि वो उनके साथ रहती है। लेकिन वेल क्लियरिफाई करता है कि उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। वो इस मोमेंट का यूज करके आलियास से पूछता है कि अगर उसके साइड पीस हो तो वो कैसा महसूस करेगी। आलियास कहते हैं कि नोबल सोसाइटी में ये एक नॉर्मल चीज है। लुइस और सुनान सोचते हैं कि वो उनके लिए एक परफेक्ट चांस है, और अपनी इंटेंशन डिक्लेयर करती है कि वो वेल से शादी करना चाहती है। एलिस उन्हें ग्रीन लाइट देती है और वेल अपना हैरम एक्सपेंड करता है। कुछ महीनों के बाद वेल के एक और भाई की शादी होती है, और शादी के दौरान एरिक वेल को कैपिटल में हर 3 साल में होने वाले मटेरियल आर्ट्स टूर्नामेंट
टूर्नामेंट के बारे में बताता है। वेल इंटरेस्टेड नहीं होता है क्योंकि टूर्नामेंट में मैजिशियन के लिए कोई भी कैटेगरी नहीं होती है, लेकिन उसके भाई इंसिस्ट करते हैं कि एक नोबल होने के नाते उसे पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। वेल कहता है कि वो सोर्डमैन कैटेगरी में रजिस्टर करवाएगा और अपने मैजिक से अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करेगा, लेकिन उसे पता चलता है कि ये अलाउड नहीं है और ये सुनकर वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड होता है। लेकिन अपने भाइयों के कहने पर वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का फैसला कर लेता है। दोस्तों को भी टूर्नामेंट के बारे में पता चलता है और जब ब्रेंट उन्हें बताता है कि उन्हें अपने फैमिली की हुनर के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए, लुइस और सुनान रियलाइज करते हैं कि वो अपने बॉडी को मैजिक से बफ नहीं कर सकती, इसलिए वो तुरंत ट्रेनिंग करना शुरू कर देती है। लेकिन एरविंग चिल करता है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक सिक्योर जॉब होती है। तब ब्रांट वॉर्न करता है कि अगर वो यूजलेस रहा तो वेल उसे अपनी पार्टी से निकालकर रीड टाइनर की जॉब से फायर कर देगा। ये सुनकर एरविन डाउट से ओवरवेल्म हो जाता है। रात को वेल सभी को बताता है कि इलोस हीलर के रूप में उनकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है। वो ये भी मेंशन करता है कि टूर्नामेंट का रिजाइनिंग चैंपियन इस साल पार्टिसिपेट नहीं करेगा ताकि दूसरे लोगों को चांस मिल सके। एरविन ये सोचता है कि वो कॉन्टेस्ट जीत सकता है और सीरियस ट्रेनिंग करना शुरू करता है। जब सुबह एरविन सबसे आगे निकल जाता है ट्रेनिंग में और वेल अपनी पार्टी का सबसे कमजोर इंसान बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेल की हालत ट्रेनिंग के वक्त और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो ना तो ठीक से दौड़ पाता है और ना ही पुलअप्स कर पाता है और तलवार चलाना तो दूर की बात है। हार मानकर वो ट्रेनिंग को छोड़ देता है और उसके दोस्तों का ट्रेनिंग रूटीन दिन रात चलता रहता है। लेकिन जब वेल उन्हें बताता है कि रिजाइनिंग चैंपियन फिर से टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा है तो एरविन पूरा का पूरा डिमोटिवेटेड हो जाता है। एरविन को लगता है कि उसके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है और वो ट्रेनिंग छोड़कर रिलैक्स करना शुरू कर देता है। लुइस और सुनान उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता है। जब वो वेल से बात करने जाता है तो उसे पता चलता है कि एलिस चुपचाप करके ट्रेनिंग कर रही है ताकि अपनी कमजोर बॉडी की वजह से अपनी पार्टी के लिए बोझ न बन सके। ये देखकर एरविन के अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है और वो फिर से मेहनत करने लगता है। जल्द ही टूर्नामेंट का दिन आ भी जाता है और वेल का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन जो कि मैक का कैप्टन भी है उसके साथ होता है। वेल को पता होता है कि उसके जीतने का कोई भी चांस नहीं है, इसलिए वो अपनी बस इज्जत बचाने की सोचता है। बैटल शुरू होता है और मैक कैप्टन अपनी तलवार को हिट करके 1 सेकंड में ही वेल को हरा देता है। वेल बिना ही शर्माए अपने मैजिशियन दोस्तों के पास लौट जाता है और वहाँ पर अपनी मंगेतर के साथ चाय पीता है जब तक उसके फ्रेंड्स मैचेस को खत्म नहीं कर लेते। लुइस सबसे पहले लौटती क्योंकि वो प्रीलिमिनरी सेमीफाइनल राउंड में हार जाती है। सुसान अपने मैच में फाइनल राउंड तक पहुंच जाती है। वहाँ उसके सामने एक स्पेयर फैंटिक से होता है जो हमेशा वेल की इंटेंशन पाने की कोशिश करता है। स्पेयर फैंटिक का नाम रोडरिच होता है और वो सुसान से काफी ज्यादा स्किल्ड और पावरफुल भी होता है। सुसान उससे जल्द ही हार जाती है और वापस से अपने दोस्तों के पास लौट जाती है। वो वेल को रोडरिच के बारे में बताना चाहती है लेकिन तब तक वेल सो रहा होता है क्योंकि अलियास ने उसे रात भर सोने नहीं दिया था। दूसरी तरफ एरविन फाइनल राउंड तक पहुंच जाता है लेकिन सेमीफाइनल में उसका हाथ चोटिल हो जाता है। फाइनल राउंड में उसका मुकाबला नाइट कैप्टन से होता है और ब्लैक रूम में डॉक्टर उसे कहता है कि वो मैच से विड्रॉ कर ले, लेकिन एरविन ये सोचकर लड़ने का फैसला करता है कि हारने के बाद भी वेल उसको अपनी पार्टी से नहीं निकालेगा। एरविन हार जाता है लेकिन उसके स्किल नाइट कैप्टन को इम्प्रेस करते हैं। नाइट कैप्टन फैसला करते हैं कि वो एरविन और सुसान को अपने अंडर ट्रेन करेगा। बाद में वेल और लुइस भी एक मेंटोर ढूंढते जो कि उन्हें मार्शल आर्ट सिखाए। उनका मेंटोर निकलता है आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि वेल का पुराना दोस्त है। आर्मस्ट्रॉन्ग उन्हें प्रॉमिस करता है कि अगर उन्होंने उसका बेसिक ट्रेनिंग रेजिमेंट फॉलो किया तो वो उन्हें वन पंच मैन जैसा बना देगा। 3 साल के बाद वेल 15 साल का हो जाता है और ऑफिशियली एक अडल्ट बन जाता है। अब वो अपनी पार्टी के लिए एक एडवेंचर लाइफ शुरू करने के लिए तैयार है। 3 साल की बोरिंग लाइफ के बाद वो एक्साइटेड है कुछ फन करने के लिए। आज तक वेल सिर्फ एक लैंडलेस था जो कि राजा के हुक्म पर नजर रखता था, लेकिन अब उसे लगता है कि वो अपनी आजादी का मजा ले सकता है। इसी बीच ब्रांट उसके एडवेंचर गिल्ड का एक ऑर्डर लेकर आता है और बताता है कि उन्हें एक एशियन ड्रैगन एक्सप्लोर करने का मिशन मिला है। ब्रांट इस मिशन में उनका एडवाइजर बनने वाला है क्योंकि ये काफी खतरनाक है। वो वेल और उसकी पार्टी को उस जगह लेकर जाता है जहाँ पर उन्होंने कुछ साल पहले ड्रैगन को हराया था। वहाँ वो उन्हें एक गहरी खुदाई दिखाता है और अंदर लेकर जाता है। ब्रांट समझाता है कि एडवेंचरस गिल्ड ने पहले भी कोई ग्रुप भेजे थे इस डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। गिल्ड का अंदाजा है कि यहाँ पर एक ड्रैगन हो सकता है, इसलिए उन्होंने विल की पार्टी जो कि ड्रैगन बूस्टर के नाम से मशहूर है को बुलाया। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन बूस्टर का हर एक मेंबर ड्रैगन से डरकर वेल के पीछे छुप जाता है। कुछ देर के बाद उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है जिसे खोलने पर एक खाली रूम मिलता है। रूम के बीच में एक मैजिक सर्कल बना होता है। ब्रांड को लगता है कि इस रूम में कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए वो सभी को भागने को कहता है, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और मैजिक सर्कल एक्टिवेट होकर अपनी जगह पर रोक देता है। धीरे धीरे सर्कल उन्हें एक एक करके टेलीपोर्ट कर देता है। किस्मत अच्छी थी कि पूरी पार्टी एक जगह पहुंचती जो कि डंजन के सबसे नीचे का हिस्सा है। ब्रांड को पुरानी सिविलाइजेशन के ट्रैप्स के बारे में पता होता है जो घुसपैठियों को ऊपर चढ़ने पर मजबूर करते हैं और वो ये समझ जाता है कि ये वही है। लुइस सजेस्ट करते हैं कि वेल उन्हें टेलीपोर्ट करके बाहर ले जाए, लेकिन वेल उसे समझाता है कि टेलीपोर्टेशन तभी काम करता है जब उन्हें अपने डेस्टिनी और स्टार्टिंग पॉइंट का क्लियर हो। एलिस भी टेलीपोर्टेशन शॉक से रिकवर करती है और अब पूरी पार्टी सीढ़ियों के थ्रू ऊपर चढ़ने का फैसला करती है। अगले रूम में एक बड़ा सा हॉल आता है जहाँ पर गुलेम सोल्जर्स की पूरी आर्मी होती है। दरवाजा बंद हो जाता है और गुलेम सोल्जर धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगते हैं। वेल फ्लैशी तरीके से उन्हें उड़ाना चाहता है, लेकिन दोस्तों के मना करने पर वो अपनी पावर को सेव करने का फैसला करता है। सब अपने ट्रेनिंग के परिणाम दिखाने का फैसला करते हैं और आसानी से गुलेम को हरा देते
जाती है। ब्रांट अपनी विंड मैजिक से गुलेम के अटैक को ब्लॉक करता है और वेल को भी वही करने के लिए कहता है। सुसान लीडर को गिराकर पूरी आर्मी को गुमराह करती है। लुइस अपने मैजिक शॉक वेव का यूज करके एरिया को डैमेज करती है और एरविन अपने रॉ पावर से एनिमीज को स्टीम रोल कर देता है। गुलेम को हराकर उन्हें उन एडवेंचरर्स की डेड बॉडी मिलती जो कि डंजन में पहले आए थे। लुइस की शराब सेंसेस कुछ आवाज सुनती है और वो देखती कि ऊपर के फ्लोर से कुछ गुलेम नीचे आ रहे हैं। वेल और उसकी पार्टी के पास रेस्ट करने का कोई भी वक्त नहीं होता और वो फिर से लड़ाई में बिजी हो जाते हैं। कई दिन इसी तरह से बीत जाते हैं और हर दिन वो बिना ब्रेक के नए गुलेम से लड़ते रहते हैं। डंजन के अंदर लगातार लड़ते रहना और आराम न मिलने की वजह से वो सभी थक चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना सफर जारी रखते हैं और हर फ्लोर पर गुलेम की सेना को हराते हुए वो एक खाली होल तक पहुंच जाते हैं। सभी ये सोचते हैं कि उन्होंने डंजन को क्लियर कर लिया और इसी बात का जश्न मनाते हैं, लेकिन तभी ब्रांट होल के बीच में विशाल मैजिशियन ड्रैगन को देख लेता है। ड्रैगन जैसे ही एक्टिवेट होता है ब्रांट सभी को चेतावनी देता है। ड्रैगन अपने ब्लास्ट ब्रेन से उन पर हमला करता है, लेकिन ब्रांट अपने मैजिक बैरियर का यूज करके इसको ब्लॉक कर लेता है और वेल उसका साथ देता है। तभी होल के पीछे इंटरेस्ट से गुलेम मोस्टर अंदर आ जाते हैं और सुनान को चोट पहुंचाते हैं। बॉस बैटल शुरू होती है। एरविन और लुइस गुलेम से लड़ते हैं और आलिया सुनान को हील करती है और दोनों मैजिशियन ड्रैगन के जानलेवा अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। वेल समझाता है कि उनका मैजिक ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, इसलिए वो एक प्लान बनाता है और अपनी पावर को मिलाकर ड्रैगन को तुरंत हरा देने का। ब्रेंट इस बात से सहमत होता है और अपनी सारी एनर्जी वेल के अंदर चैनल कर देता है ताकि वेल एक पावरफुल मैजिक बीम बना सके और ड्रैगन के ब्लास्ट ब्रीथ को वापस ढकेल दे। ब्रेंट की मैजिक खत्म हो जाती है और वो गिर जाता है, लेकिन गिरते हुए उसे अपने पुराने स्टूडेंट की छवि वेल में नजर आती है जो अब भी ड्रैगन के खिलाफ लड़ रहा होता है। कुछ देर के बाद वेल भी अपनी ताकत को खत्म महसूस करता है और जब लगता है कि हारता है तभी एलिस उसके पास आती है। शर्माते हुए वो कहते हैं कि अब वो उस पर एक स्पेशल मैजिक का यूज करेगी। अचानक वो वेल को किस कर देती जिससे कि वेल की स्टेमिना और मैजिक वापस आ जाती है, लेकिन एलिस अपनी सारी एनर्जी खत्म करके बेहोश हो जाती है और वेल उसे संभालता है, लेकिन तुरंत उसे समझाता है कि वो पावर ऑफ लव के साथ टर्बोचार्ज हो चुका है। उसका मैजिक बीम ड्रैगन के लास्ट ब्रेथ को पीछे ढकेल देता है और ड्रैगन के सिर पर अटैक करके उसे सर्किट के डिस्ट्रॉय कर देता है। ड्रैगन के गिरते ही गुलेम सोल्जर भी रुक जाते हैं और वेल अपनी विक्ट्री का जश्न मनाते हुए सबसे पहले बेहोश हो जाता है। उसके दोस्त उसे एक रेस्ट रूम में लेकर जाते हैं और वहाँ पर लड़के एक दूसरे से हंसकर कहते हैं कि एलिस को वेल को हील करने के लिए उसे किस करने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद वो बताते हैं कि उसने बस ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उसे किस करना चाहती थी। तभी एरविन लुइस और सुनान को कुछ एक्साइटिंग दिखाने के लिए बुलाता है। थके होने के बावजूद वो उसके साथ चली जाती है। वेल उनकी हलचल के कारण उठ जाता है और अपनी मंगेतर एलिस को उठने में मदद करता है। फिर दोनों ब्रांड के पास जाते जो कि उनके रूम के बगल वाली लाइब्रेरी में कुछ एक्सप्लोर कर रहा था। ब्रांड को एक एशियंट सिविलाइजेशन के महान मैजिशियन के बारे में पता चलता है जिसने ये डंजन बनाया था ताकि कोई वर्ती इंसान उसकी लेगेसी को हासिल कर सके। वेल को समझ में नहीं आता कि आखिर क्या छुपाने के लिए इतना बड़ा इलाबोरेट टेस्ट बनाया गया होगा, लेकिन उसके दोस्त उसे वो दिखाने लेकर जाते जब वो एक हैंगर तक पहुंचते जहाँ पर साथ एशियंट मैजिक एयरशिप रखी होती है। ये एयरशिप मॉडर्न मैजिशियन टेक्नोलॉजी के बेस का कारण थी। ब्रांड कहता है कि ये सेंचुरी का सबसे बड़ा डिस्कवरी है और अगर इसको लो बॉल भी करे तो ये मिलियन ऑफ गोल्ड कॉइन की कीमत का होगा। एरविन एक लीवर खींचकर हैंगर का गेट खोलते हैं जो कि उन्हें बाहर ले जाता है। सभी खुशी से डंजन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। जल्दी वेल और उसका ग्रुप किंग के सामने जाकर डंजन में मिली चीजों को प्रस्तुत करता है और किंग उन सभी चीजों को खरीद लेता है और मैजिक गिल्ड फोर्ट टेलीपोर्टेशन सर्कल को खरीदता है। ये मिशन खत्म होने के बाद सभी अपनी सफलता को सेलिब्रेट करते हैं और नए एडवेंचर्स की तैयारी शुरू करते हैं। अब वक्त आता है रिवॉर्ड लेने का। प्राइम मिनिस्टर हिचकिचाते हुए घोषणा करते हैं कि वेल के पार्टी को हर सदस्य को इस मिशन को सफल के रूप में पूरा करने के लिए मिलियन गोल्ड कॉइन दिए जाएंगे, लेकिन राज्य के पास फिलहाल में इतनी सारी धनराशि कैश नहीं है, इसलिए 20 इयर्स की इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी। ये सुनकर वेल को पैनिक अटैक आ जाता है क्योंकि वो सोचता है कि इस पैसे पर इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। इतनी धनराशि के साथ वेल फैसला करता है कि वो कैपिटल छोड़कर वापस से एकेडमी सिटी में अपने पुराने मेंशन में बस जाएगा। वेल अपने इस प्लान के बारे में आर्मस्ट्रॉन्ग को बताता है जो उसके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। आर्मस्ट्रॉन्ग उसे ये भी बताता है कि जब वो डंजन एक्सप्लोर कर रहा था तब कैपिटल में उसकी मौत की अफवाह फैल रही थी। ये बात वेल पहली बार सुनता है और हैरान होकर पूछता है कि ऐसा क्यों किया गया होगा। आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं कि वेल सक्सेस का शिकार बन गया है क्योंकि वो बहुत ही जल्दी अमीर हो गया और सब लोग उससे जलन करते हैं। वेल के दोस्तों को भी ये बात सही लगती है जो कहते हैं कि लोग उनसे इसलिए जलते हैं क्योंकि वो ड्रैगन स्लेयर्स पार्टी के मेंबर से, और अब ये जलन और भी ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि उन्हें बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है। सभी पैसों के साथ आने वाली परेशानियों से दूर रहना चाहते हैं, इसलिए सुनान एडवेंचर गिल्ड का रूल बुक निकालती है और वो कहती है कि वो अपने मिशन के रिवॉर्ड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिलाइज और एरविन उसकी बात से सहमत होते हैं और पूरा हिस्सा वेल को देने का प्लान बनाते हैं, बस एक शर्त के साथ कि वेल को उन्हें सैलरी और गिफ्ट्स के रूप में रीपे करना होगा। सुसान एलिस से पूछती कि वो अपने रिवॉर्ड का क्या करेगी, तो एलिस कहती कि जो कुछ भी उसका है वो उसके पति का होने वाला है। बस इसी तरह वेल के पास 10 मिलियन गोल्ड कॉइन का धनराशि जमा हो जाता है। वेल के सुरक्षित होने की खबर लूकर तक पहुंचती, वही नोबल जिसने उसकी मौत की अफवाह फैलाई थी। लूकर सोचता है कि चाहे ये लड़का डंजन से लौट आया हो, लेकिन अब उसके दुश्मन इकट्ठे हो गए और उसे डायरेक्ट तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ दिनों के बाद वेल अपने दोस्तों के साथ चाय का मजा ले रहा होता है और तभी उसकी खिड़की के बाहर कोई नजर आता है।
उसे लगता है कि ये कोई चोर या असासियन हो सकते हैं जो उसके पीछे पड़ा है। इसलिए वो फैसला करता है कि जब वो एकेडमी सिटी में अपने मेंशन में शिफ्ट करेगा तब एक गार्ड को हायर करेगा जो उसकी सुरक्षा करे। उसके दोस्तों को भी ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और वो कहते हैं कि गार्ड को स्ट्रॉन्ग, लॉयल और मैनेजमेंट में भी अच्छा होना चाहिए। सभी के दिमाग में बस एक ही नाम आता है, स्पेयर फेनेटिक का। सुनान कहती है कि वेल को रोड्रिक को हायर करना चाहिए। पहले तो वेल शॉक हो जाता है लेकिन फिर वो सोचता है कि देख के कि ये क्या अब उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। वो भी इतने साल फ्रेंड जोन में रहने के बाद। वेल रोड्रिक को अपने घर बुलाता है और उससे पूछता है क्या उनके रिटाइनर के रूप में वो काम करना चाहेगा। ये सुनकर रोड्रिक रोने लगता है क्योंकि उसे कभी भी उम्मीद नहीं था कि ये दिन भी आएगा। तभी वो स्टेकलर जो कि घर के आसपास छुपकर देख रही होती है, केक को देखते ही ड्रोल करने लगती है और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। लुइस और रोड्रिक उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं जबकि एरविन वेल का मुंह नीचे करके उसे किसी खतरे से बचाता है। लुइस और रोड्रिक उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं जबकि एरविन वेल का मुंह नीचे करके उसे किसी भी खतरे से बचाता है। लेकिन लड़की इतनी तेज होती है कि वो सभी को चकमा देकर भाग जाती है। रोड्रिक कहता है कि ये लड़की वही लोग भेज रहे जो कि वेल की मौत की अफवाह फैला रहे थे और वेल से इस मामले की तहकीकात करने की इजाजत मांगता है। वो ये भी सलाह देता है कि वेल को कैपिटल को तुरंत छोड़ देना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन वेल के पास यहाँ पर कुछ और भी काम है। अगले दिन वेल अपनी पार्टी के साथ मैजिक गिल्ड रिसर्च लैब पहुँचता है क्योंकि उसने सुना था कि उन्होंने डंजन में मिलने वाले मैजिक रिपोर्टेशन सर्कल को एक ऐसे डिवाइस में डाल दिया है जो यूजर जो भी सोचेगा उसे समन कर सकता है। एरविन कहता है कि ये मशीन अंडरवेयर थीफ का सबसे बड़ा सपना था और लुइस और सुसान उसे मार देती है। वेल उनकी जलन को इग्नोर करते हुए मैजिक सर्कल में खड़ा होता है ताकि वो टेस्ट कर सके। वो अपनी सोच के साथ मैजिक सर्कल को एक्टिवेट करता है और जो सामग्री उसने सोचा था वो सामने आ जाती है, लेकिन ये उसकी इमेजिनेशन से कुछ अलग होता है। लैब की एक असिस्टेंट का अंडरवेयर जो कि वेल को थप्पड़ मार देती है और उसे चपका कर चली जाती है। वेल की लड़की शर्मिंदा हो जाती है कि उसने उन्हें छोड़ा और किसी और को समन किया, लेकिन वेल एरविन को दोष देता है कि उसने अपना बिना पाप मन करप्ट कर दिया। एरविन दोस्त को कबूल कर लेता है और थोड़ी देर के बाद वेल राउंड 2 के लिए तैयार हो जाता है और इस बार लड़की अपने कपड़े को थोड़ा लाइट पकड़ कर रखती है, लेकिन इस बार वेल सफल हो जाता है। जो उसने सोचा था वही समन करता है। वो अपने समन की हुई चीजों को वेल बैरो में डालकर लैब की ओर लेकर जाता है। तभी एक स्टाकर वहाँ पर आती है और वो खुशबू महसूस करती है जो खाने के लायक हो सकता है। वेल अपने घर में एक पार्टी रखा होता है सभी लोगों के लिए जो उनकी मदद कर चुके कैपिटल छोड़ने से पहले। जब सब लोग खाना और ड्रिंक का मजा ले रहे होते हैं, वेल अपनी नई डिश को लेकर आता है, टूना विद सोया सॉस का। वो कहता है कि उसने ये फिश मैजिक टूल से पकड़ी थी। सभी गेस्ट रॉ फिश को खाने से थोड़ा डर रहे होते हैं, लेकिन वेल उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो खाना बहुत ही स्वादिष्ट पाता है। जैसे जैसे सब लोग फिश को एंजॉय करते हैं, स्टैकर के मुंह में भी पानी भर जाता है और अपनी भूख को संभाल नहीं पाती है। तभी रोड्रिक अपने मिशन से वापस आता है और वेल को बताता है कि प्राइम मिनिस्टर का भाई रुकर का हाथ इन अफवाह में था। रोड्रिक का मानना है कि रुकर अपने बड़े भाई को मारकर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था और वो ये काम प्राइम मिनिस्टर के पास लोगों को नुकसान पहुंचाकर कर रहा था। उसने वेल के परिवार को भी वेल की मौत की खबर भेज दी थी और वो चाहता था कि कट के बच्चे भी उसका टाइटल और प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ले ताकि वो हमेशा उसके उधार में रहे। वेल सोचता है कि इस बदमाश आदमी के साथ कुछ करना जरूरी है, लेकिन रेड्रिक कहता है कि वो उसे ऑलरेडी डील कर चुका है और अब रुकर के बारे में झूठ की अफवाह फैला दी कि उसने डंजन में वेल को मारने की साजिश की थी। अब राजा उससे पूछताछ करने के लिए जा रहे हैं। वेल कहता है कि ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया, लेकिन रोड्रिक कहता है कि इसके पीछे उसका अपना पर्सनल रीजन है। रुकर उसका इलिजिटिमेट फादर है जो उसने उसके माँ को पहचानने से इनकार कर दिया था जब वो माँ से प्रेग्नेंट हुआ था। रोड्रिक को पता है कि उसका बाप एक सर्टिफाइड बदमाश है और इसलिए उसने पहले इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया और उसका अंदाजा सही साबित हुआ। जब दोनों अपने अपने परिवार के ट्रबल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, तबरीज वहाँ पर आती है रोड्रिक के लिए टूना लेकर और स्टैकर अपनी भूख को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाती है। सने जोर से दरवाजा ठाक करता है और सभी अपने आप को तैयार कर लेते हैं घुड़सवार से लड़ने के लिए, लेकिन जब वो लड़की दरवाजा तोड़कर आती है तो सब इतने हैरान हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं कर पाती। वो आग से वेल की तरफ बढ़ती है और जब एरविक उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसे जमीन पर पटक देती है। फिर वो दोबारा से वेल की तरफ दौड़ती है और वेल डर के मारे अपनी जान की फिक्र करता है, लेकिन वो लड़की बस टूना प्लेट को उठाकर खाना शुरू कर देती है और तभी जनरल आता है और अपनी बेटी को बदतमीजी के लिए माफी मांगता है और उसे वेल से मिलवाता है। वो कहते हैं कि वो कुछ दिनों से वेल की तहकीकात कर रही थी ताकि देखने के लिए वो उसकी भूख को मिटा सकता है और उसने उसका टेस्ट पास कर लिया। विल्मा बिना शर्माए वेल से सेकंड मांगती जबकि उसका पिता उसके लगातार भूख के बारे में वेल को समझाता है। ब्रेंट कहता है कि लड़की हीरो सिंड्रोम से पीड़ित है, मतलब उसका शरीर में हमेशा मैजिक चलता रहता है जो उसे बेमिसाल ताकत देता है, लेकिन इसी के साथ वो बहुत ही कैलोरीज भी बर्न करता है। विल्मा इस बात को साबित करती जब वो टूना फिश को होल ले जाकर आसानी से उसे 2 हिस्सों में काट देती है, इसलिए उसे लगातार खाना खाना पड़ता है। और जनरल का कहना है कि वेल उसकी इस जरूरत को पूरा कर सकता है अगर वो उसे बॉडीगार्ड या फिर वाइफ बना ले। ये बात वेल के लिए उसकी एंगेजमेंट के बाद भी काफी अचानक होती है और वो कहता है कि वो एक ऑर्डिनरी एडवेंचर की तरह जीना चाहता है और छोटी जानवरों का शिकार करना चाहता है। वो ये भी कहता है कि उसे इतनी ताकतवर बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन जनरल का कहना है कि वो एक ऑर्डिनरी एडवेंचर नहीं बनने वाला है। उसने अपने इन्फॉर्मेंट से सुना है कि ड्यूक एम्बेरडेस चाहता है कि वेल एक टेरिटोरी में मोस्टर का शिकार करे और विल्मा उसकी पार्टी
के लिए एक परफेक्ट एडिशन होगी। ड्यूक को अपनी इंटेलिजेंस नेटवर्क पर हैरानी होती है। फिर वो विल से सारी बात साफ साफ बताता है कि उसे एक मिशन के लिए कहता है। इस बीच रूकर ने जो मैसेंजर विल के घर पर भेजा था उसने विल की मौत के बारे में कट और उसकी वाइफ अम्बेला को भी बता दिया है। वो दोनों विल की मौत के बारे में सुनकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और उस पत्र में ये लिखा होता है कि रूकर चाहता है कि कट के बच्चे वेल का टाइटल और प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर ले और उसकी फिक्शन का हिस्सा बन जाए। ये खबर कट के लिए एक अच्छी सरप्राइज होती है और वो हंसने लगता है जब इस मौके को सुनता है। लेकिन एमएल चिल्लाती है जब वो विंडो के बाहर देखती है और कट भी देखता है तो वो घबरा जाता है जैसे कि कोई भटकती रूह देख ली हो। लेकिन जब वो देखता है कि वहाँ बस वेल और उसकी पार्टी खड़ी होती है, वहीं ड्यूक के प्लान के बारे में टेरिटोरी के लॉर्ड से बात कर रहे होती हैं और ब्रेंट वेल के पिता से बात करता है वो पुराने ड्यूक के एक्सपेक्टेशन के बारे में जो 15 साल पहले इंसेंटेड फॉरेस्ट में गया था जहाँ पर उसने 2000 सोल्जर की मौत देखी थी। वेल के पिता को ये घटना याद है क्योंकि उसने भी ड्यूक की मदद के लिए अपने सोल्जर भेजे थे। ब्रेंट कहता है कि वो मर चुके सोल्जर अब ज़ॉम्बी बन गए हैं और वेल और उसकी टीम इन्हें सफाई देने के लिए आए हैं और कट अपने एटीट्यूड से काफी हैवी लगता है जबकि उसके पास तो पैसा है ही नहीं और कहता है कि वो इस मिशन में कोई मदद नहीं देंगे। ब्रेंट कहता है कि उन्हें मदद की जरूरत नहीं है और वो सिर्फ मिशन के टर्म्स को डिस्कस करने के लिए आए हैं और कट उनसे अपनी जमीन पर काम करने का बदला लेना चाहता है। वो गांव के मुखिया से पूछते हैं कि स्टैंडर्ड कमीशन कितना है और जब उसे पता चलता है कि 30% तो वो वेल से अपने हिस्से का 50% मांगता है। उसका छोटा भाई हेरमैन कट को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसे गुस्सा ना हो क्योंकि वो अपने इलाके से मरने वाले सैनिकों का सामान भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन कट अपने फैसले पर जिद्दी होता है और वो कहता है कि वो 50% से कम नहीं लेगा और बोलता है कि उनके गरीब सैनिकों के पास कुछ भी कीमती का सामान नहीं था और उनकी दफन का इंतजाम भी हो चुका है। एलिसा बीच में बोल पड़ती है और वो कहती है कि मरने वाले लोगों की आत्माएं अब भी उनके शरीर में अटकी हुई है और तब तक शांति नहीं मिल पाएगी जब तक उन्हें आजाद ना किया जाए और उनका फ्यूनरल ठीक से करने का ऑफर करती है। कट कहता है कि ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और आलियस पर इल्जाम लगाता है कि वो फ्यूनरल के लिए दावत देना चाहती है। एरविन जो पहले कट के बकवास सुनने में अपने आप को रोके हुए था अब वो गुस्से से पलट पड़ता है। कट को अपने रवैये सुधारना चाहिए। कट उसे टॉन्ट करते हुए वेल से पूछता है क्या उसका भी रिटेनर ऐसे ही बदमाश है और वेल उसे मुश्किल से रोक लेता है ताकि उसका भाई उसके कान को काट न डाले। विल को कट की दखल अंदाजी बहुत ही ज्यादा हुई और वो अपने पिताजी से पूछता है कि असली डिसीजन मेकर कौन है उनसे नेगोशिएट के बारे में। कट को ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती और वो फिर से गुस्सा हो जाता है। इस बार लुइस और सुसान कहते हैं कि वो एक बारोन से बात करते वक्त अपने टोन का ध्यान रखे। इससे कट का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वेल को लगता है कि उसका भाई बिल्कुल उन टॉक्सिक क्लाइंट जैसे जो कि उसके पुराने काम में मिलते थे। बाद में विल और उसकी पार्टी डिनर पर हार्मोन और उसकी वाइफ मेलेरिना के पास बैठे होते हैं जो विल को बताते हैं कि जब से विल ने ड्रैगन को मारकर मशहूर हो गया है कट का दिमाग हिल गया है। वो हर वक्त पैरानोइड रहता है और वो समझता है कि विल उनका टेरिटोरी छीन रहा है। बाकी सभी डिनर का मजा ले रहे होते लेकिन जब हार्नूर ब्रेंट को दारू ऑफर करता है वो मना कर देता है, सिर्फ अपने साथ लाए हुए नट्स को खाता है। बाद में मरीना विल से अपने दादा का सामान लेने की गुजारिश करती है जो एक्सपीडिशन का हिस्सा था और विल उसे प्रोमिस करता है कि वो अपना बेस्ट देगा। वो उसका शुक्रिया अदा करती है और वो कहती है कि विल को नेक्स्ट लॉर्ड बनना चाहिए न कि उस टॉक्सिक कट को। उसे फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे और विल समझ जाता है कि ये वही अनकंफर्टेबल सक्सेशन स्ट्रगल है जिसके बारे में उसके मास्टर ने वॉर्न किया था और वो डिसाइड करता है कि काम पूरा होने के बाद वो अपने घर जल्द ही निकल जाएगा। अगले दिन वो अपने मिशन को पूरा करता है और इंसेंटेड फॉरेस्ट में जाकर उन अनडेड को प्लेन राउंड इंसल्ट देता है। एलिस पूछती है कि कैसे बेकार से इंसल्ट्स काम आएंगे और ब्रांट कहता है कि ज़ॉम्बी छोटे डंप होते हैं लेकिन अगर उन्हें टोंट किया जाए तो वो समझ जाते हैं और कुछ ही देर में आसमान का रंग बदल जाता है और ज़ॉम्बी हर तरफ से दिखाई देने लगते हैं। एलिस एक कपड़ा निकालती है जिसमें मैजिक सर्कल बना होता है और वो और विल उसमें अपने मैजिक डालकर प्यूरिफिकेशन बैरियर बना लेते हैं। वो उसे जितना हो सके वाइड करते हैं और जैसे ही ज़ॉम्बी उस बैरियर को छूते हैं वो प्यूरिफाई हो जाते हैं और उनके शरीर गायब हो जाते हैं, सिर्फ उनके आर्मर छोड़ जाते हैं और एरविन शिकायत करता है कि उन्हें एक्शन नहीं मिल रहा है और ब्रेंट सभी से कहता है कि वो सभी का आर्मर उठाए क्योंकि उनका काम सिर्फ यही है। जल्दी अनडेड का आर्मी लीडर जो कि पुराना ड्यूक था खुद वहाँ पर आता है और उसे भी आसानी से प्यूरिफाई कर दिया जाता है। वेल पूछते कि क्या अब सब कुछ खत्म हो गया लेकिन विल्मा उसे याद दिलाती कि मारिन उसके दादा है वो अभी बाकी है और वो भी उसके लिए रुक जाते हैं। अचानक एक ज़ॉम्बी वाइब्रिन उन्हें आसमान से हमला कर देता है और लुइस जो कि पूरी तरीके से क्यूलेस थी उसे बचाता है जबकि विल्मा मोस्टर के सामने खड़ी होती है। वो अपने बड़े एक्स से उस पर हमला करती है और उसका सिर काट देती है और जैसे ही मोस्टर का सिर कट जाता है वो प्यूरिफाई हो जाता है। वाइब्रिन के बाद अनडेड जन्म लेने वाले मोस्टर भी उन पर अटैक करते हैं और उनमें से कुछ बड़े मोस्टर प्यूरिफिकेशन मैजिक का विरोध करते हैं और बैरियर के अंदर घुस जाते हैं जिसे वेल और उसकी पार्टी को कुछ भी नहीं मिलता और वो मोस्टर को हराकर प्यूरिफाई करते हैं और कुछ समय के बाद सारे ज़ॉम्बीज़ को हैंडल कर लिया जाता है। सभी थके हुए होते हैं। विल और आलियस जब बैरियर को हटा देते हैं लेकिन फिर आखिरी ह्यूमन ज़ॉम्बी वहाँ पर आता है और उसके आर्मर से विल समझ जाता है कि वो मार्लिना के दादाजी है। वो और एलिस उसे संभालने के लिए जाते हैं लेकिन ज़ॉम्बी खुद बोल पड़ता है और अपनी पोती के बारे में पूछता है। सभी शौक हो जाते हैं और ब्रेंट उन्हें बताता है कि ये ज़ॉम्बी अब एक लीच बन चुका है। लेकिन जब विल उस पुराने आदमी से कहता है कि उसकी पोती अपने पति के साथ
बहुत ही खुशी से जी रही है तो वो संतुष्ट हो जाता है और अपनी तलवार को गिरा देता है और रेजिस्टेंस नहीं करता जब एलिस उसे प्यूरिफाई कर लेती है और वो बिना अपने आर्मर के गायब हो जाता है। विल सैनिकों के सामान को वापस गांव लेकर जाता है जहाँ पर लोग अपने मरे हुए रिश्तेदारों के कीपसेक्स को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। वो विल का शुक्रिया अदा करते लेकिन फिर कट वहाँ पर आता है और घोषणा करता है कि सभी आर्मर को उसके पास वापस करना होगा जब सब अपने आंसू पोंछ लेंगे। वो चाहता है कि सब कुछ पिघलाकर उस मेटल का उपयोग विकास के लिए टूल्स बनाने में किया जाए और लोग उससे विनती करते हैं कि वो आर्मर को उनके मरने वाले रिश्तेदारों के लिए दफना दे। कट रुड़ने से इनकार कर देता है और विल अपने भाई के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो बहुत ही दूर जा रहा है। कट जवाब देता है कि वो जमीन के विकास को कुछ मरे हुए आम लोगों से ज्यादा महत्व देता है और उसके लिए उसे आयरन की जरूरत है। विल कहता है कि अगर उसे सिर्फ आयरन चाहिए तो वो अपने पाउच में रखा हुआ आयरन क्यूब को निकाल सकता है और गाँव वालों को शांति से छोड़ दे। कट हैरान हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है लेकिन उसके चमचे पूछते कि अब क्या करे तो वो कहता है कि विल को गाँव वालों को छोड़ने का इंतजार करे। विल अगले दिन कैपिटल वापस जाता है और सैनिकों के आर्मर को एमेड्यूस को दे देता है जो कहता है कि वो मरने वाले सैनिकों के परिवार को उनके बिलोंग्स वापस करेगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा अब तक। और साथ ही वो विल को अपने गांव में स्टैंड बाय रहने के लिए कह देता है। विल चाहता है कि वो एक भी लम्हा वहाँ पर ना गुजारे लेकिन उसे ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं और ब्रांट भी उससे कहता है कि अपने बचपन के घर में वापस एंजॉय करे। विल वापस से अपने घर पर टेलीपोर्ट हो जाता है और जब गाँव का मुखिया फिर से उसे देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो अपनी पार्टी को बुलाता है और कल के मास फ्यूनरल में शामिल होने के लिए इन्वाइट करता है। फ्यूनरल में आलिया मरे हुए सैनिकों से प्रार्थना करती कि उनकी वो एक प्रसिद्ध प्रीस्ट है। गाँव वाले उसके लिए आभार व्यक्त करते लेकिन वो गुस्सा होती है कि कट ने उसे अपना इज्जत देने के लिए नहीं आया। बाद में गाँव वाले एक पार्टी रखते हैं जहाँ पर लोग मजा करते हैं और ब्रांट अभी भी शराब पीता है और अपने नट्स खा रहा होता है। जल्दी कट की पत्नी एमिल और उसके बच्चे फ्यूनरल स्थान पर आकर प्रार्थना करते हैं और विल अपनी भाभी को ग्रेट करता है। उसके भतीजे खुशी से उससे मिलते हैं क्योंकि उन्होंने अपने ड्रैगन स्लेयर अंकल के बारे में कहानियां सुनी थी और उन्हें जानना है कि उसने ये सब कैसे किया। विल के दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो बच्चों को एंटरटेन करने के लिए एक स्किट बनाएंगे जिसमें एरविन बोन ड्रैगन का रोल अदा करेगा। लुइस ब्रांट की एक्टिंग करती है और सुसान विल का लीड रोल बनती है। खिलखिलाहट भरी प्ले के बाद विल अपने भतीजे को मिठाइयां खिलाता है और फिर उन्हें रात को शुभ रात्रि कहकर चला जाता है। उसके बाद गाँव का मुखिया उसे अकेला बात करने के लिए बुलाता है और विल के अगले लॉर्ड बनने की गुजारिश करता है क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा ही चाहते हैं। विल थोड़ा हैरान हो जाता है और वो कहते हैं कि वो ये नहीं कर सकता क्योंकि ये कट का जन्म अधिकार है लेकिन मुखिया उससे जन्म अधिकार या करंट लॉर्ड की परवाह नहीं करता और जोर देता है कि उनका इलाका उनके शासन में कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। वेल कहता है कि उसे लॉर्ड बनने की कोई इच्छा नहीं है, वो एक एडवेंचरर बनकर जीना चाहता है लेकिन मुखिया जानता है कि उसका रिटायर्ड रोडरिच इस काम में माहिर है जो सब कुछ संभाल सकता है और विल को अपनी मर्जी से जीने का मौका देगा। वो विल को पूरी मदद देने का वादा करता है और वो कहता है कि रॉयल पैलेस भी यही चाहता है कि वो इस जमीन का नया लॉर्ड बने। जैसे ही मुखिया अपनी बात को खत्म करता है ब्रेंट वहाँ पर आ जाता है और उसके तेज दिमाग की तारीफ करता है जो बिना कुछ बताए सब कुछ समझ गया। वो कंफर्म करता है कि सच में राजा चाहता है कि विल इस इलाके का नया लॉर्ड बने। ब्रांट विल को अकेला बात करने के लिए लेकर जाता है और वो कहता है कि पिछले राजाओं की चाहत थी कि इस कसेक्त्रा को विकसित किया जाए लेकिन यहाँ के लॉर्ड आमतौर पर नकारा थे। कट जितना नकारा इंसान कोई भी नहीं हो सकता और उसके ऊपर वो स्कम बैग भी था, इसलिए राजा को कठोर कदम उठाना पड़ गया। लेकिन वो विल के पिता से कुछ भी नहीं कह सकता था, इसलिए उन्होंने अपने विश्वसनीय अधिकारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उनका प्लान था कि वो कट को पागल कर देंगे जिससे कि वो विल पर हमला करेगा लेकिन फिर उसे दबाकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करंट लॉर्ड अपने बाल के चक्कर में जिम्मेदारी लेगा और रिजाइन करेगा जिससे विल के लिए नया लॉर्ड बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। ड्यूक के पास अनडेड प्यूरिफिकेशन मिशन था, इसलिए वो असली प्लान को अंजाम देने के लिए परफेक्ट डिकोनी बन गया। विल ब्रांट से पूछता है कि उसने ये सब पहले क्यों नहीं बताया और ब्रांट जवाब देता है कि क्योंकि अगर विल को सब कुछ पहले ही पता लग गया होता तो भी वो सब कुछ वैसे ही होता। विल कहता है कि ये प्लान खतरनाक हो सकता है लेकिन ब्रांट उसे भरोसा दिलाता है कि वो सब पर नजर रखता है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो और उसने इन दिनों तक शराब तक नहीं पी है और अपनी कंडीशन को पीक पर रखा है। वेल अब भी लॉर्ड बनने के लिए इंश्योर नहीं होता लेकिन ब्रांट उसे कहता है कि उसके पास पावर, प्रभाव और पैसे भी जो कि क्षेत्र को विकसित करने के लिए जरूरी है और इस रोल के लिए उससे बेहतर कोई भी नहीं है। अगले दिन वेल अपने दोस्तों को महल के प्लान के बारे में बताता है और वो लोग इस आइडिया को अच्छा मानते हैं और वेल से कहते हैं कि अब और ज्यादा परेशान ना हो और अपने ऑर्डर्स को जैसे हमेशा करता है वो वैसे ही एक्सेप्ट कर ले। जल्दी एमिल और उसके बेटे विल के पास आकर उससे मिलते हैं और विल अपनी मैजिशियन अंकल की तरह उन्हें कुछ जबरदस्त जादू दिखाता है जैसे कि पानी के बोल्स और मिनी रेनबो बनाकर। विल के दोस्तों को बेचारे बच्चों पर दया आ रही होती है और वो सोच रहे होते कि जब उनका पिता अपने पद से हट जाएगा तो उनके नोबल टाइटल से छीन लिया जाएगा और हो सकता है कि उन्हें एक्साइल भी कर दिया जाएगा। रात को वेल और उसके दोस्तों का डिनर हो रहा होता है हेरमैन के साथ, तभी उन्हें बाहर से लोगों की चीखने की आवाज सुनाई देती है और उन्हें एक ग्रुप ऑफ गुस्सा गाँव वालों का सामना होता है जो कि करंट लॉर्ड से विल को अपने हायर बनाने के कहे जा रहे होते हैं। वो लोग दंड से डर नहीं रहे होते क्योंकि वो कट के अन्याय के रोल से परेशान हो चुके थे। उन्हें इतना सीरियस देखकर विल उनसे थोड़ा वक्त मांगता है और उन्हें हैरियत होती है कि जब वो ये सुनते हैं कि विल यहाँ पर और रुकने वाला है क्योंकि उन्होंने सुना था कि वो कल ही चला जाएगा। ब्रांड समझ जाता है कि गांव का मुखिया इन सब के पीछे और वो उससे मिलने के लिए जाता है और उसे वॉर्न करता है कि दूसरों के प्लान्स में ना घुसे। वो कहता है कि मुखिया गलत नहीं कर सकता लेकिन महल को ये पसंद नहीं आता है कि जब कोई अपनी मर्जी से काम करे। मुखिया उसका शुक्रिया अदा करता है लेकिन वो पहले ही अपने गाँव वालों के लिए सही करने का
फैसला कर चुका है और जाने से पहले वो ब्रांड से कह कर जाता है कि एमिल से बचकर रहना। जैसे ही ब्रांड वापस मेंशन में आता है तो विल को मिलता है, जो कि सोच रहा होता है कि जब कर्ट को अपने पद से हटा दिया जाएगा तो उसका क्या होगा। विल सिर्फ ये सच पाता है कि उसे एक्सेल किया जाएगा, लेकिन ब्रांड कहता है कि महल उसे जिंदा नहीं रहने देगा। ये सोचकर विल चिंतित हो जाता है क्योंकि वो अपने भाई को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। अगले दिन विल अपने भाई से बात करने के लिए जाता है। वो कर्ट को एक डील प्रपोज करता है और वो कहते हैं कि जब वो लोड बनेगा तो उसे कुछ जमीन दे दे और बदले में वो अपने एरिया को विकसित करने के लिए कुछ फंड्स देने का वादा करता है। विल कहता है कि ये दोनों तरफ से फायदा का सलूशन है और मैप को अनडेवलप्ड जमीन भी निश्चित कर देगा। कर्ट गुस्सा हो जाता है और मैप को छीन कर फेंक देता है। उसे वो विल पर इल्जाम लगाता है कि वो चालाक तरीके से उसकी जमीन लेने की कोशिश कर रहा है। विल कहता है कि उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, उसे बढ़ती हुई बेचैनी के बारे में वॉर्न करना था। लेकिन कर्ट गुस्सा होकर कहता है कि विल तुरंत उसका कमरा छोड़ दे। कमरे के बाहर विल एमिल और उसके बच्चों से मिलता है और उनसे बात करने के लिए बाहर ले जाती है। विल उससे कहता है कि वो सबके लिए खुशियां चाहता है, लेकिन अब उसे नहीं पता है कि कैसे सब कुछ ठीक किया जाए। एमिल जवाब देती है कि वो सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र करती है और चाहती है कि वो सुरक्षित और खुश रहें, और इसलिए वो विल के करीब आती है क्योंकि उसके पति का कोई भी भविष्य नहीं है। वो विल से पूछती है क्या वो एक स्टेप फादर बनना चाहेगा, और विल उससे कहता है कि उसके पास ऑलरेडी काफी औरतें हैं। कर्ट और एमिल के साथ बात करने के बाद विल को अपनी फैसला लेने में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, लेकिन वो अपनी उलझन के लिए एक नया हल निकालता है। विल अपने दोस्तों के साथ मायो बना रहा होता है, तभी वो उन्हें बताता है कि उसने सब कुछ सोच समझ कर फैसला किया है कि वो लोड बनेगा, लेकिन वो पैलेस के डिसाइडेड स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करेगा। उसका इरादा है कि वो किसी को भी मरने नहीं देगा और इसके लिए उसे अपने दोस्तों की मदद चाहिए, जिसे वो सब प्रॉमिस करता है कि हमेशा उसके साथ रहेंगे। अगले दिन विल और उसके दोस्तों ने गांव में एक मिनी मार्केट सेटअप किया, जहां पर वो मायो और कैपिटल के फैंसी कपड़े और सामान बेचते हैं। लोग उनके शॉप्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनके पास उनसे अच्छी चीजें होती जो कि दूसरे शॉप्स के पास नहीं मिलती। इस बात से कर्ट के लेगीज गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनके कस्टमर्स उनसे छीने जा रहे होते हैं। वो लोग कर्ट के पास जाकर मदद की गुजारिश करते हैं, लेकिन कर्ट गुस्सा होकर रेंज की फिट कर देता है क्योंकि वो भी वेल जैसे मजिशियन के सामने भिखार है। जैसे ही लेके फिनर के घर निकलते हैं, वेल उनके सामने टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और उसके दोस्तों के साथ उनको चारों तरफ से घेर लेता है। अगले दिन कर्ट को पता चलता है कि उसके सपोर्टर्स को उसके भाई ने अपने तरफ कर लिया, जिन्होंने उन्हें कैपिटल जाने की छुट्टी देकर अपना साथ छोड़ दिया। वेल कैपिटल जाता है और रोड्रिज को अपना प्लान के बारे में बताता है, जिसमें अपने भाई की पॉलिटिकल ताकत को कम करने के लिए उसके सपोर्टर्स को चुराने की सोचता है, और वो दोनों अपार्टमेंट में शॉपिंग के लिए निकल पड़ते हैं। वेल चाहता है कि जब वो लोड बनेगा तो एमिल और उसके दो बेटे को शांति से भरा कर देगा, और कर्ट के लिए उसका प्लान है कि उसे चर्च भेज दे जहाँ पर वो पैलेस की रीच से दूर रहेगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि रूकर कुछ बुरा सोच रहा है, और वो कर्ट को एक गिफ्ट भेजता है जिसमें वो अपने मैजिशियन भाई का सामना कर सके। रूकर का मैसेंजर कर्ट को अकेला बारिश में मिलता है, जहाँ वो वेल के द्वारा अपने सारे लीकेज को खरीद लिए जाने के बाद मर्डर के बारे में सोच रहा होता है। वो कर्ट को अपने लोड का भेजा हुआ गिफ्ट देता है और वो बताता है कि ये एक लेजेंडरी आइटम है, ड्रैगन फ्लूट, जो उसे अपने मैजिशियन भाई को मारने में मदद करेगा। कर्ट ये जानने की कोशिश करता है कि रूकर उसे ऐसी कीमती चीज क्यों दे रहा है, और वो जान लेता है कि रूकर को अनडेवलपमेंट जमीन का हक चाहिए। उसका गोल एलिजन होने पर कर्ट ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ वेल और उसकी टीम ऑलरेडी उसका इंतजार कर रही होती है। रैंस को एहसास होता है कि कर्ट अकेला उससे मिलने के लिए आ रहा है। इसका मतलब है कि उसके पास कुछ ऐसा होगा जो उससे लड़ने के लिए कॉन्फिडेंस देता है। वेल डिसाइड करता है कि वो अपने भाई का सामना करेगा, और वो दिखाता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस है कि वो यहाँ पर मिल रहे, लेकिन कर्ट ऑलरेडी जानता है कि उसके रिटेनर्स जंगल के कोने में छुपकर उनके आसपास है और उन्हें बुलाता है। वो वेल को बिना किसी वजह के बेइज्जत करता है और धीरे धीरे साइको जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है। ये कहकर कि चाहे वो कितना भी अमेजिंग हो, लेकिन वो जमीन की विरासत नहीं पा सकता क्योंकि वो 8वां बेटा है। फिर कर्ट अपने पास रखी ड्रैगन फ्लूट दिखाता है जो उसने रूकर से ली थी, और धमकी देता है कि अगर कोई भी उनमें से हिलेगा तो वो फ्लूट को बजा देगा। ब्रेड ड्रैगन फ्लूट को पहचान जाता है, जो कि एक लेजेंडरी आइटम है जो ड्रैगन की आर्मी को बुला सकता है, और वो पूरी तरीके से श्योर है कि उनका ग्रुप इतने सारे ड्रैगन का सामना नहीं कर सकता। वेल के दोस्तों को कर्ट की बेवकूफी दिखाई देती है और वो उससे कहते हैं कि अगर ड्रैगन्स आएंगे तो वो खुद भी मारे जाएंगे, लेकिन कर्ट हंसकर कह देता है कि ड्रैगन फ्लूट की यूजर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये समझकर वेल को पता चलता है कि कर्ट ने कुछ ऐसा पा लिया जो उसके अपने मैजिशियन भाई को मारने में कॉन्फिडेंस देगा। वेल अपने भाई को अपने परिवार के बारे में सोचने के लिए कहता है, लेकिन कर्ट उन्हें धोखा देने वाले कहकर उन्हें गालियां देता है। उसे अपनी वाइफ और बच्चों की भी कोई परवाह नहीं होती है, और वो कहते हैं कि जब वो वेल को मार देगा और उसके सारे पैसे ले लेगा तो उसे कभी भी गोल्ड ट्रिगर्स की कमी नहीं होगी। वेल को समझ में आता है कि उसका भाई सुधरने वाला नहीं है और वो उसे मारने के लिए सोचता है, लेकिन कर्ट धमकी देता है कि अगर वो हिलने की कोशिश भी करेगा तो वो फ्लूट बजा देगा। कर्ट थोड़ा रुकता है और फिर हंसकर कहता है कि एक जीनियस मजिशियन के डर को देखकर दुनिया का सबसे बेहतरीन मजा है। वो वेल को ये कहकर बताता है कि अगर वो सक्सेसर बनना चाहेगा तो सबकी मौत उसकी वजह से होगी, और फिर भी वो फ्लूट को अपने हाथों के पास लेकर आता है। रैंट जो कि सरप्राइज अटैक करने के लिए तैयार होता है, कर्ट पर हमला करता है, लेकिन फ्लूट उसे रोक लेता है और कर्ट अपने जीत में विश्वास के साथ मुस्कुराता है। कर्ट फ्लूट को बजाता है और आसमान का रंग काला पड़ जाता है, जहाँ पर भटकती रूहें जमीन से निकलकर उसके आसपास घूमती है, लेकिन ड्रैगन्स का कोई भी निशाना नहीं होता। वेल अपने भाई की मदद करना चाहता है, लेकिन विल्मा उसे रोक देती क्योंकि उसे कर्ट के आसपास कुछ अजीब सा महसूस होता है। एलिस को भी समझ में आता है कि ये भटकती रूह काफी खतरनाक है, और तब ब्रांड को
समझ में आता है कि कट ने ड्रैगन फ्लूट को नहीं बल्कि फ्लूट ऑफ मैनेस को बजाया है। वो सोचता है कि एक बेकार इंसान जैसे कट को ये लेजेंडरी आइटम कैसे मिला, और पता चलता है कि उसे जिसने ये फ्लूट दिया था उसको धोखा दे रहा था। फ्लूट ऑफ मैनेस आसपास से रूह भटकती हुई खींचता है और उसके यूजर को एक पावरफुल अनडेड बना देता है, जिससे वो अपने दुश्मन पर सुसाइड अटैक कर सके। ये सुनकर वेल को चिंता होती है कि अब उसका भाई मरने वाला है, लेकिन कट तो पहले ही रूह के हवाले हो चुका है। उसका मालिक और रूहों का गुस्सा मिल जाता है और वो वेल से बदल लेना चाहता है क्योंकि उसे सब कुछ छीन लिया गया। उसकी आंखें लाल हो जाती है जैसे रूहें उसे गरीब कर देती है और एक भयंकर मोस्टर में बदल देती है। वेल उस बड़ी मोस्टर को देखकर डर जाता है, लेकिन ब्रेंट उससे कहता है उसे अपनी होली मैजिक का इस्तेमाल करके मोस्टर को जल्दी से मारना चाहिए। लेकिन वेल बहुत ही ज्यादा डर गया होता है और वो हिल भी नहीं पाता है, तो एलिस उसे बचाने के लिए मोस्टर को पंच से रोक देती है। वो सोचती है कि मोस्टर को शुद्ध किया जाए, लेकिन उसकी मैजिक उस मोस्टर को मारने के लिए काफी नहीं है। जब वेल देखता है कि वो स्ट्रगल कर रही है तो वो अपने आप को समेट लेता है और उसकी मदद करता है। वो फैसला करता है कि अब उसके भाई को बचाना मुश्किल है और अब बस उसे शांति से जाना चाहिए। वो अपने होली मैजिक का इस्तेमाल करता है और अपने पावर को बढ़ाता है, जिससे कि वो बड़े अनडेड मोस्टर को शुद्ध कर सकता है। एक चमकदार रोशनी मोस्टर को ना कर देती है और उसका सेंटर कैप्सूल जिसमें कट था दूर उड़ जाती है और फट जाता है। फ्लूट ऑफ मैनेस गिर जाता है, लेकिन कट के द्वारा बुलाई गई वो सारी रूह वाली आत्माएं कैपिटल की तरफ उड़ जाती है, जहाँ वो धोखेबाज ने वो फ्लूट दिया था उससे बदल लेना चाहती है। वहाँ वो रुकर पार्टी दे रहा होता है, सोचता है कि कट ने वेल को मार दिया होगा और अब वो अपने अनडेवलपमेंट जमीन का पूरा हक अपने नाम कर लेगा। उसके साथ ही उसके ग्रेट प्लान की तारीफ करते हैं और रुकर कहते हैं कि वो भी कट पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि वो बस एक गांव का इडियट है। तभी कट की बुराई की रूह की आत्मा सामने आ जाती है और वो सभी तोड़फोड़ घुस जाती है और रुकर से अपना बदला लेती है। अगले दिन वेल कैपिटल में रूडिच से मिलता है और उन्हें क्राइम सीन्स का बाहर मिलता है। रूड्रिच बताता है कि कल रात एक खौफनाक मेजर्स हुआ था जिसमें कट की रूह ने रुकर और उसके पार्टी के सभी गेस्ट को मार डाला। कुल मिला के 12 नोबल्स और उनके पूरी परिवार को मार दिए गए थे। कट के प्रीस्ट ने ऑलरेडी कट की मैलिस को शुद्ध कर दिया, लेकिन ये खबर हर जगह पर पहुंच गई है। रोड्रिच वेल से कहता है कि अब सभी को ये पता चल गया होगा कि कट ने क्या किया और अब एमिल का कैपिटल में रहना खतरनाक हो सकता है। लोग उन्हें उस क्रिमिनल के परिवार वालों के रूप में देखेंगे और वेल जो शांति से जीना चाहता है वो यहाँ पर मुमकिन नहीं होगा। वेल को समझ में आता है कि उन्हें एमिल और उसके बच्चों को कहीं और एडजस्ट करना होगा और वो अपनी साली के लिए कुछ और न कर पाने के लिए बहुत ही बुरा महसूस करता है। बाद में वेल आर्मस्ट्रॉन्ग और ब्रांड से मिलता है और उन्हें बताता है कि हरमैन ने डिसाइड किया है कि एमिल और उसके बच्चों को अपने परिवार के साथ रखेगा। वेल कहता है कि ये बस उस सिचुएशन की वजह से हुआ है जहाँ पर नोबल्स अपने स्वार्थ के लिए दूसरे लोगों को चीज पीस समझकर उनके साथ खेल करते और रुकर को गाली देता है और साथ ही उन नोबल्स को भी जो कि किंग के साइड पर थे। कहता है कि वो सभी बहुत ही बेकार और घटिया किस्म के लोग थे, लेकिन ब्रांड उससे कहता है कि वो अपने चेहरे में ये सब देख कर कहे क्योंकि वो खुद भी एक नोबल है। ये बातें वेल को चोट पहुंचाती है और वो कई दिन तक अपनी गिल्ट में डूबा रहता है, लेकिन एलिस को ये लगता है कि कुछ तो है जो उसे परेशान कर रहा है। वेल अपने दिल की बात उससे कहता है और एलिस उसे सतावना देकर कहती है कि इसमें उसका कोई भी दोष नहीं है। उसके शब्दों से वेल का मन हल्का होता है और वो फैसला करता है कि वो दूसरे नोबल जैसा नहीं बनेगा और अपने लोगों का ख्याल रखेगा और एक अच्छा नोबल बनेगा। एलिस कहती है कि वेल हमेशा अपने आप को इम्पॉसिबल स्टैंड तक पहुंचाने की कोशिश करता है और उसके दूसरे दोस्त हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। जल्दी वेल घर के मामले सुलझाने के बाद किंग से मिलने आता है। किंग उसकी तारीफ करता है कि उसने अपने इलाके में बेचैनी को जल्द ही समेट लिया और जमीन में कुछ इनाम देता है। किंग कहता है कि क्योंकि वो जमीन का विकास करने का बड़ा काम था, इसलिए वो वेल को कुछ और देना चाहता है और वो पूछते हैं क्या उसे कुछ और चाहिए। वेल बिना किसी झिझक के किंग के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि जिसमें रुकर्स और उनके दोस्तों की मौत हुई थी उस घटना में 12 नोबल्स की मौत होगी और अब उनके टाइटल खाली है। हालांकि सिर्फ किंग के पास ही उन टाइटल को देने का हक है। वेल कहता है कि वो चाहता है कि उसमें जमीन के विकास के बदले में 2 टाइटल देने का हक मिले जो वो अपने पसंद के लोगों को दे सके। जैसे ये बात सुनते प्राइम मिनिस्टर, जनरल और एक प्रीस्ट सब वेल के खिलाफ हो जाती है। वो कहते कि ये उसकी बदतमीजी है और उसे तुरंत अपना फैसला वापस लेना चाहिए। जनरल तो ये तक कह देता है कि वेल इस जमीन का ध्यान रखने के लिए सूटेबल नहीं है और आधा जमीन उससे छीन लेना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि जनरल बस अपने फैक्शन के किसी बंदे को देना चाहता है, लेकिन सिर्फ कोई ऐसा शख्स है जो इतनी बड़ी मैजिक पावर रखता हो जैसे वेल ही इस जमीन को विकसित कर सकता है। पॉप भी अपना ओपिनियन देना शुरू कर देता है और जल्दी ड्यूक एम्बिट्स भी इस बहस में शामिल हो जाते हैं जहां ओपनली वेल का समर्थन करते हैं। सबको अपने समर्थी मांगों को देखकर आर्मस्ट्रॉन्ग उसको चुप रहने के लिए कहता है और वेल से कहता है कि वो अपनी मांग वापस ले ले। वो किंग से गुजारिश करता है कि जमीन का आधा हिस्सा उसे दिया जाए ताकि वो मैजिक से उसका विकास कर सके। किंग आपकी मांग को मना कर देता है और वो कहता है कि आर्मस्ट्रॉन्ग को अपने कैपिटल की जरूरत है और वेल को अपने इलाके का विकास खुद करना होगा। वो कहता है कि इलाके का विकास सबसे पहले आता है और इसलिए वो वेल को उसकी मांग के मुताबिक सारा हक देगा। जैसे किंग ये
फैसला सुनाता है आर्मस्ट्रॉन्ग वेल को आंख मार देता है क्योंकि उसके साथ ही था और बाकी सभी अपनी एक्टिंग कर रहे थे। किंग उसको पकड़ लेता है लेकिन फिर भी वेल को टाइटल देने का हक दे देता है और उसे काउंट बनाने का फैसला करता है। वेल अपना इनाम लेकर घर वापस आता है और एमिल को बताता है कि जब उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उन्हें अपने नोबल टाइटल दे देगा। एमिल उसका धन्यवाद करती है और ये भी कहते हैं कि स्टेप फादर बनने का ऑफर अभी भी बना हुआ है, लेकिन वेल को इसमें कोई भी रुचि नहीं है और जल्दी वेल अपने इलाके का विकास करने में बिजी हो जाता है और एरविन और रोड्रिच उसकी मदद करते हैं। वेल एक इलाके से पत्थर हटाकर थोड़ा रेस्ट करना चाहता है लेकिन रोड्रिच चाहता है कि वो दूसरा इलाका भी सफाई करे और चर्च के लिए कुछ और पत्थर उड़ा दे। वेल को पता चलता है कि पोप इस इलाके में एक चर्च बनाने वाला है जो किंग के किए गए एब्सर्ड रिक्वेस्ट के बदले में। सिर्फ यही नहीं, ड्यूक, जनरल और प्राइम मिनिस्टर भी वेल के इलाके में अपने हॉलीडे होम्स बनाना चाहते हैं, लेकिन वेल उन्हें ये जगह नहीं देने वाला है क्योंकि वो यहाँ एक सोया सॉसेस फैक्ट्री बनाने वाला है। बाद में एलिस उसे चाय के लिए बुलाती लेकिन उससे पहले ही लुइस और आर्मस्ट्रॉन्ग आकर अपनी वीकली ट्रेनिंग के लिए ले जाती हैं। जल्दी विल्मा, सुसान और ब्रेंट भी जंगल से एक बड़ा बनाना लेकर वापस आते हैं और विल्मा चाहती है कि वेल उससे बनाना ब्रेड बनाए। सुसान भी उससे एक काम करवाने की रिक्वेस्ट करती है और रोड्रिक्स नहीं चाहता कि वेल अपने काम से पहले कहीं और जाए। सभी उसे घेर लेते हैं और रिक्वेस्ट से प्रदर्शन करते हैं और वेल कंफ्यूज्ड हो जाता है कि वो क्या करे। अंत में वो सब कुछ इग्नोर करके घर वापस चला जाता है और सबके साथ लंच करता है। ये वही डिश है जो उसने अपनी पहली जिंदगी में अभी नहीं खाई थी और आज वो इसे आराम से खाता है। वेल सोचता है कि एक गरीब नोबल के 8वें बेटे के रूप में उसकी जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं थी जितना उसने सोची थी। ये था इस वीडियो का अंत। अगर आपको ऐसी और एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।